बदलाव कौन से हैं? जैसे एक बहुत बड़ा बदलाव ये था कि वर्ण व्यवस्था अब जाति व्यवस्था में बदल गई है। गुड इवनिंग जी, पाइला पाइला। वर्ण व्यवस्था अब जाति व्यवस्था में बदल गई। जैसे वर्ण व्यवस्था अब जाति व्यवस्था में बदल गई। वर्ण सिस्टम कन्वर्टेड इनटू कास्ट सिस्टम। और ये जो जाति व्यवस्था थी ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। और पसंद आती भी कैसे, इसमें तो बहुत झोल थे। ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रही और आती भी कैसे, इसमें बहुत झोल है। इस जाति व्यवस्था ने समाज में ऐसा माहौल पैदा कर दिया, इस जाति व्यवस्था से समाज में एक कसमसाहट थी। समाज में एक कसमसाहट है। समाज में एक कसमसाहट थी। अरे कसमसाहट थी। देयर इज ए डिस्टर्बेंस इन सोसाइटी। डिस्टर्बेंस इन सोसाइटी। और इसी वजह से प्राचीन भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन चले। बस अभी एक मिनट रुक जाओ। इसी वजह से समाज में भैया धार्मिक सुधार आंदोलन चले। और ये जो रिलीजियस रिफॉर्म है यही बन जाता है हमारा टॉपिक। ये हमारा एक नया टॉपिक बना, मैं ये बताना चाह रहा हूं। और इसी में महाजनपदों का उदय हुआ। कल क्लास नहीं हुई थी सर, ऐसा क्यों है? सही बात है, आपका उत्तर, आपका सवाल एकदम जायज है। जिसके पीछे की वजह है कि कल हम बाहर थे और बाहर होने के पीछे की वजह थी कि कल हमारी बहन को बेटी हुई है, कल हम मामा बने थे, तो वो ओटी में थी तो जाना जरूरी था। ठीक है, चलिए आगे देखो। इसी समय जैसे महाजनपदों का उदय हुआ, महाजनपदों का उदय होता है, द राइज ऑफ महाजनपद। ये एक फिर हमारा अलग से टॉपिक बनता है। ये दो टॉपिक हैं हमारे जो यहां से निकल कर, लेकिन हम सबसे पहले जिस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे, डालिए धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, हाँ पार्टी ले लीजिए, पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पार्टी में कोई समस्या नहीं, जब चाहे तब ले लेना बाबू, पार्टी में क्या बात है। तो एक टॉपिक हमारा ये बना, एक टॉपिक हमारा ये बना। बताओ कौन सा टॉपिक पहले पढ़ोगे? हम पहले पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल के बाद भारत में आए धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, धार्मिक सुधार आंदोलन कौन से? भारत के धार्मिक सुधार आंदोलन, प्राचीन भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन, द रिलीजियस रिफॉर्म इन एंसेंट इंडिया, द रिलीजियस रिफॉर्म्स इन एंसेंट इंडिया। ठीक है, द रिलीजियस रिफॉर्म्स। इन एंसेंट इंडिया। चलिए, सबसे पहली बात यह है कि कौन से आंदोलन हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए शुरुआत में कौन से आंदोलन हैं इसमें शामिल हैं, इसमें शामिल हैं एक बौद्ध धर्म इसमें शामिल है। बौद्ध धर्म एक ऐसा ही आंदोलन था। एक आंदोलन है जैन धर्म। कसमसाहट माने एक प्रकार का उथल पुथल, एक प्रकार का मन में अशांति, एक प्रकार की उथल पुथल और एक प्रकार की अशांति को हम कसमसाहट कहते हैं। ठीक है, ठीक है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय है ना, दैट इज बुद्धिज्म, जैनिज्म, जैनिज्म, आजीवक संप्रदाय आदि। ये सब है, ये सब इसमें शामिल थे। बौद्ध था, जैन था, आजीवक थे, ये सभी के सभी संप्रदाय जो हैं इसमें शामिल थे भैया। ठीक है, जब ये सब इसमें शामिल हैं, अच्छा इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य क्या है? ये मानव जीवन को सरल बनाने आए थे, ये बताने आए थे कि मोक्ष और बहुत तरीके से लाया जा सकता है। नमस्ते। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था मानव जीवन को सरल बनाते हुए उस परम लक्ष्य को हासिल करना। मानव जीवन को सरल बनाते हुए, अब ऐसा नहीं है कि बौद्ध जैन इंडिया में थे तो पूरी दुनिया में भी ऐसा ही हो रहा था। ठीक है, मानव जीवन को सरल बनाते हुए उस परम लक्ष्य तक पहुंचना, मानव जीवन को सरल बनाते हुए उस परम लक्ष्य तक पहुंचना, उस परम लक्ष्य तक पहुंचना जिसे लोगों ने मोक्ष कहा। क्या कहा? जिसे लोगों ने मोक्ष कहा।
जिसे लोगों ने मोक्ष कहा। है ना? द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ वाज, अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है? अब आप में साथ कहेंगे जी हमारा अल्टीमेट गोल तो इंस्पेक्टर बनना है ना? अल्टीमेट गोल मेरा तो इंस्पेक्टर बनना है जी। उस समय नहीं था, उस समय मोक्ष था। इज टू गेट मोक्षा, क्या लाना? मोक्ष की प्राप्ति ही उस समय का अल्टीमेट लक्ष्य है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर चोट थे जिन्होंने इसको बहुत कठिन बना दिया था। और हम क्या कह सकते हैं, यह कर्मकांडीय प्रधान ब्राह्मणवादी व्यवस्था, देखिए मैं यहां पर किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, यह सब किताबों का लिखा हुआ है ना? ये सब किताबों का लिखा हुआ है। अगर आप में से किसी विशेष वर्ग को लगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप, तो बता दूं मैं भी खुद एक ब्राह्मण हूं। ठीक है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का मतलब ब्राह्मणों से नहीं, एक व्यवस्था जो सर बन गई, व्यवस्था पर चोट थी। चलिए, इन सब में जो सबसे फेमस हैं, दो चीज बड़ी फेमस हैं, एक तो बौद्ध धर्म और एक था जैन धर्म। कौन था जी? इनमें सबसे दो बहुत प्रसिद्ध हैं, दो बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। एक था बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और यह आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध और जैन धर्म से ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां से सवाल ना आता है। ऐसा कोई पेपर थोड़ी है कि जहां से यहां इन दो टॉपिक से सवाल ना आता। आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे, हम बौद्ध धर्म की शुरुआत करेंगे। बौद्ध धर्म, हेडिंग डालिए बौद्ध धर्म। बुद्धिज्म आपके जीवन का लक्ष्य बदल सकता है। कर्मकांड का मतलब होता है रिचुअल से। ठीक है, आपके जीवन का लक्ष्य बदल सकता है। आपको अपने जीवन की कुछ सच्चाइयां पता चल सकती हैं जब मैं इस टॉपिक को पूरा पढ़ा दूंगा। आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है, वास्तव में हम अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे पा रहे हैं। आप आखिर में ये सोच पाएंगे इस धर्म के जो मैसेंजर हैं सिद्धार्थ थे। कौन थे? इस धर्म के प्रणेता सिद्धार्थ थे, जो गौतम बुद्ध के नाम से फेमस हुए। जो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, है ना? कौन थे? सिद्धार्थ। ठीक है, डालिए सामान्य परिचय। सिद्धार्थ का सामान्य परिचय क्या है? कौन है सिद्धार्थ? देखिए, है ना, देखिए आज के नेपाल की तराई में, नेपाल जो है तराई कहते हैं जहां पर पहाड़ खत्म होते हैं, उसे तराई कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई। ठीक है, उस नेपाल की तराई में एक गणराज्य है। गणराज्य का नाम है शाक्य। ठीक है, कौन सा है? एक रिपब्लिक स्टेट है, दैट इज शाक्य गणराज्य। ये जो शाक्य गणराज्य है, इसके मुखिया हैं, सिद्धार्थ, सॉरी शुद्धोधन। कौन है इसके मुखिया? शुद्धोधन है। कौन है जी? शुद्धोधन। ये जो शुद्धोधन है, इनकी पत्नी का नाम क्या है ना? इनकी पत्नी का नाम महामाया है। पत्नी का नाम महामाया है। क्या नाम है जी? इन्हीं की पत्नी है, नाम है महामाया। महामाया गर्भवती है। महामाया गर्भवती है। महामाया जो है प्रेग्नेंट है। और जब महामाया प्रेग्नेंट है, उनको एक दिन एक सपना आता है। सपने में वो क्या देखती है कि एक सफेद रंग का हाथी है जो उनकी कोख में चला गया। और वो ये बात अपने राजगुरु को बताती है, जिसका नाम कौंडिन्य था। कौंडिन्य से उन्होंने कहा कि ऋषिवर, मुझे सपना आया है रात में। तो उन्होंने कहा कि महामाया, आपको पुत्र पैदा होगा। और जिस तरीके का आपका सपना है, उससे यह पता चलता है कि जो आपका पुत्र है या तो एक चक्रवर्ती राजा बनेगा या ये कोई बहुत बड़ा सन्यासी भी बन सकता है। ठीक है, देखिए गर्भवती है और उन्हें स्वप्न आता है। क्या आता है? स्वप्न। महामाया जो है वो प्रेग्नेंट है और उन्हें ड्रीम आता है। क्या आता है? ड्रीम। स्वप्न में वो क्या देखती हैं कि एक सफेद रंग का हाथी, ठीक है, एक सफेद रंग का हाथी
उनके गर्भ में आ गया कि एक सफेद रंग का हाथी है, उनके गर्भ में आ गया है। जब यह हाथी उनके गर्भ में आ गया है तो ऋषि कौंडिन्य, तो जो ऋषि था कौंडिन्य, जिसे कालदेव भी कहते हैं, है ना, ठीक है। बंटी बाबा पधार रहे हैं, आइए बंटी बाबा। तो जो ऋषि कौंडिन्य है वह बच्चे का चक्रवर्ती राजा या एक सन्यासी होने की घोषणा करते हैं। सन्यासी होने की क्या करते हैं कि ये जो बच्चा है या तो ये एक चक्रवर्ती राजा बनेगा, वरना ये एक बहुत बड़ा सन्यासी भी बन सकता है। पूरी बात सुनिए, हम तो बताने जा रहे हैं। अपने एग्जाम में पूछता है सर, बताओ ना बताएं तो तुम कैसे समझोगे सर, ठीक है। देखिए क्या पेपर में पूछा गया है, इस घटना को अपक्रांति कहते हैं। इस घटना को क्या कहा गया है, इस घटना को अपक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, अपक्रांति। यह घटना, दिस इंसिडेंट इज नोन एज अपक्रांति। समझ गए अपक्रांति क्या है ना। हाँ देखने चलेंगे सत्यम, पक्का देखना जाएंगे, धुरंधर 2 तो देखने जानी जाए, हमें वैसे भी ऐसी फिल्में ज्यादा पसंद आती हैं, ठीक है। इस घटना को अपक्रांति कहते हैं। तो एक बात तो होगी क्लियर, कौंडिन्य मतलब कौंडिन्य उस समय एक ऋषि था जो इन सब बातों को जानता था, है ना। माउंटेन ड्यू में पानी है, गरीबी का नाम यह कि माउंटेन ड्यू में पानी पी रहे हैं, ठीक है। तो इंसिडेंट को अपक्रांति कहा जाता है। बहरहाल उस समय एक परंपरा थी, जो महिलाएं थी वो बच्चे को जन्म देने के लिए जाया करती थी अपने मायके। तो जो महामाया है, जो राम गांव के कोलिया वंश की कन्या थी, ये नेपाल में जगह पड़ती है, इसको लिख लो, महामाया। ये राम ग्राम के कोलिया वंश की कन्या है, है ना। द गर्ल ऑफ कोलियन डायनेस्टी इसकी है, कोलिया वंश की ये कन्या थी, ठीक है। अब जो महामाया है वो अपने मायके जा रही है, क्योंकि प्रेग्नेंट भी है और उस समय की परंपरा थी कि आप जाइए तो वहीं पर जाके आप बच्चे को जन्म दीजिए। सुमित लक्षा, अब महामाया जो है सुमित, वो कहां जा रही है, अपने मायके जा रही है। देवदह जगह पड़ती है। महामाया अपने मायके जा रही है, मदर्स होम, अपने मायके जो है वो जा रही है। तो होता क्या है कि मार्ग में उन्हें प्रसव पीड़ा होती है, जो डिलीवरी वाला पेन होता है वो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उनको एक आम के बाग में रोका जाता है। तो आम के बाग में एक साल का वृक्ष था, उसके नीचे बैसाख माह की पूर्णिमा है और एक बच्चे का जन्म होता है। जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो कहते हैं कि वो बच्चा 7 कदम चला। महामाया ने भी कहा कि ऐसा लगता है कि इस बच्चे के पैदा होते ही सारे अर्थ सिद्ध हो गए हैं। जिसके पैदा होते ही सारे अर्थ सिद्ध हो गए होंगे धर, उसे सिद्धार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, सिद्धार्थ कहते हैं। और इसी बीच आम्रकुंज में, इसी बीच आमों का एक बाग है, आमों का बाग है। उस आमों के बाग में एक साल का वृक्ष है। क्या है, एक साल का वृक्ष है। बाग में साल के वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे एक बच्चे का जन्म हुआ है। के नीचे एक बच्चे का जन्म हुआ, के नीचे दादा एक बच्चे का जन्म हो रहा है। और जब ये बच्चा पैदा हुआ तो लोग कहते हैं कि ये 7, ठीक है, थैंक यू सुमित जी, ये 7 कदम चला ये बच्चा। आमों का बाग है भैया और साल का पेड़ था। तो जहां जन्म लिया वो आम का बाग था, पेड़ वहां साल का था। उनको प्रसव पीड़ा हुई और प्रसव पीड़ा में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। ये जो बच्चा है, एक बच्चे को का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। ये जो बच्चे का जन्म हुआ वो 563 बीसी में हुआ। कब हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ और उसका जो नाम है सिद्धार्थ रखा। उसका नाम क्या रखा गया, सिद्धार्थ रखा गया। देखिए पहले चिकित्सीय सुविधाएं बहुत बेहतर नहीं थी और उसी चिकित्सीय सुविधा देखो आप समझते हैं। तो जो महामाया है वो प्रसव पीड़ा से, देखिए कई बार क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है तो माता को इन्फेक्शन होता है, इसलिए आज डॉक्टरी सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं और डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि भाई अगर बच्चा जो है जिस समय पैदा हुआ है कि किसी प्रकार को इन्फेक्शन ना हो जाए। तो कुछ ऐसा ही उनके पेट में हुआ और जो महामाया है कुछ कमजोरी से, कुछ इन्फेक्शन से उनकी मृत्यु हो गई। ये याद रखना कि ये जो बच्चा है सिद्धार्थ, ये पैदा होते ही 7 कदम चला है। और ध्यान दीजिए, कहता है कि मैं इस जगत का कल्याण करूंगा, ये मेरा आखिरी जन्म है। मैं इस जगत का क्या करूंगा, मैं कल्याण करने जा रहा हूं। और ध्यान दीजिए कि ये मेरा क्या है, ये मेरा आखिरी जन्म है भैया। अब सिद्धार्थ के जन्म देने के 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो जाती है। सिद्धार्थ के जन्म देने के बाद, सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन
जो महामाया हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो जाती है। महामाया की मृत्यु हो जाती है और जो लालन पालन कर रही हैं, लालन पालन जो उनकी गार्जियनशिप कर रही हैं, वो महाप्रजापति गौतमी कर रही हैं। क्या कर रही हैं? महाप्रजापति गौतमी। मंसिल और राधिका जी कुछ पूछ रही हैं, वो कह रही हैं कि एक बच्चा है, वो पैदा होकर कैसे चल पड़ा। देखिए, दीज आर द स्टोरीज रिगार्डिंग ए लीजेंड, दीज आर द स्टोरीज रिगार्डिंग ए लीजेंड। अब उस समय के कोई बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है, छोड़कर बुद्धिज्म टेक्स्ट, तो बुद्धिज्म टेक्स्ट को आधार बनाते हुए महाप्रजापति गौतमी कर। एक और इंटरेस्टिंग बात है, जिस दिन सिद्धार्थ पैदा हुए, जिस दिन सिद्धार्थ पैदा हुए, विष्णु गार्जियनशिप बाय महाप्रजापति गौतमी, बाय महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी वाज द स्टेपमदर, मौसी है। महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया है। सर डू यू ट्रस्ट ऑन दीज मैटर्स बिकॉज कैन समवन टेल इन रियल इंसिडेंट अबाउट इट। चंदन, देखिए आपके प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं, मैं खुद जो है पजल हो गया, क्योंकि विश्वास तो करना पड़ेगा भाई, कोई चीज है वो जन्म हुआ उस दिन शाक्य गणराज्य में कुछ और भी लोग पैदा हुए, है ना। बल्कि आप ऐसा रखिए कि शाक्य गणराज्य छोड़िए, ऐसा लिखिए कि उस दिन कुछ और भी लोग पैदा हुए थे, कुछ और भी लोग पैदा हुए। जब कोई लीजेंड जन्म लेता है तो थोड़ी बहुत बातें तो ऐसी होती है ना जिनमें विश्वास करना कठिन हो जाता है। पैदा हुए, जैसे इनकी जो पत्नी बनी बाद में यशोधरा, पैदा उसी दिन हुई थी, है। यशोधरा का जन्म भी उसी दिन हुआ था। इनका एक सारथी है चन्ना, चन्ना का भी जन्म जो है उसी दिन हुआ था। और कहते हैं कि उसी दिन इनका एक घोड़ा है कंथक का जो जन्म है वो भी उसी दिन पैदा हुआ था। और कहते हैं कि जो बोधि ट्री जिसके नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त होगा, वो बोधि ट्री भी उसी दिन धरती मां से निकला था। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। यशोधरा पैदा हुई है उसी दिन, चन्ना पैदा हुआ उसी दिन, कंथक पैदा हुआ है उसी दिन, बोधि ट्री पैदा हुआ, ठीक है। और याद रखिए जो ये आपकी यशोधरा है वो इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी। चन्ना इनका सारथी था, कंथक इनका घोड़ा था, घोड़ा है, हैं? और जो बोधि ट्री है जहां पर इनको ज्ञान प्राप्त होगा वो इस चन्ना, लिख दिया मैंने, ठीक है। इनके जो जन्म का चिन्ह है वो कमल है, इनके जन्म का जो चिन्ह है ये कमल है भैया, क्या है? लोटस है, ठीक है। चलिए, बात क्लियर हुई। अमन बाबू, आप मुझे पढ़ाना नहीं सिखा सकते, ठीक है। हम जाने और पहचाने जाते हैं उस कंटेंट के लिए। ये देखो, कुछ लोग को कैसा लगता है कि वो इंग्लिश में बोल के इंटेलिजेंट हो गए, है ना। नो वन वांट टू गो दैट इज लाइक, क्या लिखा है इसमें। उसको ऐसा लगे कि भाई मामला खराब हो गया, बुढ़ापा क्यों होता है जी, किसी भी चीज को टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सुनिए, तो जो सिद्धार्थ का जो महल था, सिद्धार्थ के जो महल है, सिद्धार्थ के महल के इर्द गिर्द वो पौधे लगाए गए जिन पौधों से कभी भी मतलब उनका पतझड़ नहीं होता था, क्योंकि भगवान वो समझते थे कि इस बच्चे के मन में कुछ भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि जिससे देख के उसको ऐसा लगे कि दुनिया में दुख भी होता है। ऐसा कुछ भी इस बच्चे के मन में नहीं आना चाहिए, ध्यान रखा गया। बहरहाल, दुनिया का सबसे बड़ा बंधन शादी है। सिद्धार्थ का जो विवाह है यशोधरा से हुआ। किससे होता है भैया? यशोधरा से होता है। किससे? यशोधरा से। यशोधरा से शादी हुई, बाद में इनको एक पुत्र पैदा हुआ। जब पुत्र के बारे में इन्हें बताया गया तो उन्होंने कहा कि अरे ये क्या हो गया, मेरी जिंदगी में तो राहु आ गया। क्या आ गया? राहु। पुत्र राहुल पैदा हुआ, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, जो सिद्धार्थ हैं वो एक बड़े ही सीरियस नेचर के व्यक्ति हैं, है ना। क्या है? सीरियस नेचर के व्यक्ति हैं। सिद्धार्थ एक दिन राज्य भ्रमण पर निकले, राज्य भ्रमण पर निकले, समझे। वो जा रहे हैं अपना साम्राज्य देखने के लिए, ठीक है। कहां जा रहे हैं? अपना साम्राज्य देखने के लिए जा रहे हैं।
निकले और वो चार चीजों को देखते हैं, चार दृश्यों को देखते हैं। वैन सिद्धार्थ, वैन सिद्धार्थ वैन सिद्धार्थ was moving in his state, he saw four incidents, है ना, he saw four incidents। ये थे, देखिए साथ में इनका सारथी भी है, इनके सारथी का नाम क्या है, चन्ना, इनके घोड़े का नाम क्या है, कंथक, तो वो भी इनके साथ है, सब लोग इनके साथ जा रहे हैं। अचानक से वो देखते हैं कि उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, बूढ़ा व्यक्ति। हो सकता है उन्होंने पूछा हो कि भाई चन्ना ये क्या स्थिति है, ये क्या स्थिति है, बूढ़ी कैसा आदमी है। बोले महाराज ये तो जीवन की एक अवस्था है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हम सबको ऐसा हो जाना है। आज आप इतने खूबसूरत दिखते हैं, कल आप इतने खूबसूरत नहीं दिखेंगे। मैं कितना खूबसूरत दिख रहा हूं, जवान दिख रहा हूं, मैं भी ऐसा नहीं दिखूंगा। एक दिन हम सब इसी कुरूपता के शिकार हो जाएंगे। ये जो चेहरा है, ये जो रंग है, ये जो खूबसूरती है, ये कुछ छद्म रूप है, ये जीवन का सत्य नहीं है। ओके, फिर उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति देखते हैं, एक सिक पर्सन। उन्होंने चन्ना से पूछा कि ये क्या मामला है भाई। उन्होंने कहा कि महाराज ये कष्ट भुगत रहा है, ये अपने जीवन में जो कर रहा है ना इसने आज तक, उसका फल इसको मिल रहा है। आज इसका पूरा शरीर कष्ट में है, ये अपने जन्म का कर्म को जो है ये भुगत रहा है महाराज, और हम सबको अपने जीवन के कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। आप अच्छे करोगे तो अच्छा भुगतोगे, ठीक है। उसके बाद एक मृत व्यक्ति देखा, एक डेथ पर्सन, डेड पर्सन। उन्होंने कहा कि ये क्या है, तो कहा कि देखिए महाराज ये जीवन की अंतिम परिणति है, ठीक है, जीवन की अंतिम परिणति है महाराज, इसके आगे कुछ नहीं है। आप, मैं, हम सब लोग एक दिन सब खत्म हो जाना है, ना आप इस दुनिया में रहेंगे ना मैं इस दुनिया में रहूंगा। ये जो महल आप देख रहे हैं, ये जो राजसी वस्त्र आपने पहने हैं, आपके नीचे घोड़ा है, मैं आपका सारथी हूं, आपके पास राजपाट है, सब एक दिन यही छोड़ देंगे हम, है ना। हाँ, पहले बीमार व्यक्ति देखा, देखना बीमार बूढ़ा ऐसे क्रम नहीं पूछा जाता है, ठीक है, कि ये सब यही रह जाएगा महाराज, हम सब अधीन हैं इन सबके, हम सबको एक दिन यही छोड़ के जाना है। तो वो पूछते हैं कि जो मेरे राजपाट है वो सब यही रह जाएगा। बोले महाराज कुछ नहीं बचेगा। यहां से गौतम बुद्धा के मन में ऐसे मानो कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है, कि ये कैसी बातें कर रहा है चन्ना, कैसी बातें कर रहे हो आप। बोले महाराज कुछ नहीं बचेगा। ओके, फिर उसके बाद वो देखते हैं एक सन्यासी, एक सन्यासी को देखा। उन्होंने कहा कि सन्यासी हंस रहा था। बोले ये क्या मामला है। बोले महाराज यही जीवन है, ये हर बंधन से मुक्त है, ना इसे जन्म की खुशी है, ना अब इसे मौत का गम है, ना इस पे पाने को कुछ है, ना इस पे खोने को कुछ है, ये मस्त व्यक्ति है। इन चारों बातों में अगर वो किसी बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए तो वो सन्यासी से प्रभावित हुए, वो सन्यासी से प्रभावित हुए। बोले मुझे तो यही बनना। बोले महाराज ये आपके लिए संभव है, आप एक राजपाट वाले व्यक्ति हैं, बच्चा आपको हो चुका, बस यहीं से वो कहते हैं वो घर छोड़ने का मन बना लिया। यहीं से उन्होंने सोचा कि जीवन का सत्य खोजना पड़ेगा, और जीवन का सत्य खोजने के लिए ये जो असत्य है ना, ये राजपाट, ये खाल, ये चेहरा, ये खूबसूरती, ये मेरे लंबे लंबे केश, ये मेरा घोड़ा, ये मेरा सारथी, व्हाट इज दिस, ये सब मुझे छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर मुझे जीवन का सत्य मिलेगा। और जीवन का सत्य पाने के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, मुझे जीवन का सत्य जाने के लिए जाना पड़ेगा उस प्रकृति की गोद में। वो बिल्कुल मन बना लेते हैं कि वो इन सब चीजों को छोड़ेंगे, वो जीवन का सत्य प्राप्त करेंगे। यहां हमारा सवाल निकलता है जीवन का सत्य क्या, यानी कि हम धरती पे क्यों आए हैं, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। सच्चाई ये है, जिनको लगता हो कि हम इंसान बनकर धरती में, नहीं, तुम अपने पुराने कर्मों का फल भोग रहे हो। ऐसा उस समय के दर्शन का मानना था। इन सब बातों से आकर वो घर छोड़ने का फैसला करते हैं। इन सब के बाद वो अपना घर छोड़ने का फैसला करते हैं। क्या करते हैं, घर छोड़ने का फैसला, ताकि वो कोशिश कर सकें कि जीवन की सच्चाई क्या है, ठीक है ना, जीवन की क्या है, जीवन की सच्चाई वो जो है वो जानना चाहते हैं। बस आती है एक पूर्णिमा, 29 वर्ष की अवस्था है, 29 वर्ष की अवस्था, 29 वर्ष की अवस्था है, 29वें वर्ष में वो चल रहे हैं। पत्नी सोई हुई है, पत्नी सोई हुई है, बेटा सोया हुआ है, सबको सोता छोड़ अवस्था में, सबको सोता छोड़, सबको सोता छोड़ घर छोड़ देते हैं, ठीक है, सबको सोता छोड़ दिया और वो घर छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं। इस घटना को he left his home, he left his home, he left his home in 29th year of his age, 29th year of his age। वो घर को छोड़कर चलती है, साथ में सारथी है, साथ में सारथी है जिसका नाम चन्ना है, घोड़ा है कंथक, वो किसी को नहीं बताते, वो चुपके से घर छोड़ के चले जा रहे हैं, ठीक है। साथ में याद रखिएगा कि इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कही गई, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण,
कहा गया है। अब वो अपना घर छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद सारथी चन्ना बहुत समझाता है, लेकिन मन में व्याकुल सिद्धार्थ अब फैसला कर चुके थे कि अब मुझे इस जीवन का सत्य ही जानना है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। थैंक यू गिरधर जी। अब वो घर छोड़ रहे हैं। जब वो घर छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा बेटा इसका पॉइंट नीचे है, लेकिन मैं इस तरफ लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा आप इधर नीचे की तरफ लिख लेना। अब वो अनोमा नदी के किनारे पहुंचते हैं। अब वो अनोमा नदी के किनारे हैं। अब देखिए, कुछ इतिहासकारों का यह मानना है, कुछ इतिहासकारों का यह मानना है गिरधर कि सत्य की खोज में घर नहीं छोड़ा था। सत्य की खोज में घर नहीं छोड़ा। घर छोड़ने के पीछे की वजह थी कि शाक्य गणराज्य का अपने पड़ोसी राज्य से रोहिणी नदी को लेकर झगड़ा होने वाला था और युद्ध करना इनके बस की नहीं था। ऐसा इतिहास था। इस संभवतः रोहिणी नदी के विवाद को लेकर इन्होंने घर छोड़ा था। अब वो अनोमा नदी के किनारे पहुंचे। जहां क्या करते हैं, यहीं पर जो लग्जरी गुड्स थी उनके पास, जो लग्जरी गुड्स हैं उन सब का त्याग कर दिया। ठीक है, यहीं पर एक सवाल एक बच्चे ने बड़ा अच्छा पूछा है कि क्या 29 वर्ष तक घोड़ा जिंदा रहता है। सवाल तो ठीक है, पर हमने बताया कि ये सारी की सारी कहानियां उन ग्रंथों पर आधारित हैं जो बुद्धिज्म टेक्स्ट है। ठीक है, भगवान बुद्ध ही महान नहीं थे, घोड़ा भी महान हो गया ना। रविंद्र झाझरिया जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और मैं सहमत हूं सवाल से, यह सवाल उठना चाहिए, लेकिन इन पर हम कुछ क्वेश्चन मार्क लगा नहीं सकते बेटा। देखिए, जहां अपने राजसी वस्त्रों का त्याग कर देते हैं, जहां पर ये अपने राजसी वस्त्रों का त्याग करते रहे और अपने गहने जो हैं, गहने वस्त्र इत्यादि क्या होते हैं, ठीक है, गहने वस्त्र इत्यादि सब चन्ना को दे देते हैं। गहने और इत्यादि किसको दे देते हैं, चन्ना को, और वो पीले वस्त्र धारण कर लेते हैं जैसा कि कोई सन्यासी करता है। जैसा कि कोई सन्यासी वस्त्र धारण करता है वैसे वस्त्रों को वो धारण कर लेते हैं। अपने बालों को वो मुंडवा देते हैं। अब वो पूरी तरीके से तैयार थे इस जीवन के सत्य की खोज में। इससे कहानी की आगे कहानी हम कल बात करेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, इससे आगे कहानी को कल डिस्कस किया जाएगा। काले लाल की और सैला से आते हैं, और ये सैला आपने छत्तीसगढ़ में भी पढ़ा था, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक जैसी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। जवारा, जवारा भी बेटा परधोनी राय, जिसको राई भी कह देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। भगोरिया माछ, भगोरिया माछ, ठीक है, भगोरिया माछ। अहिराई तुर्रा कलंगी, क्या है? तुर्रा कलंगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश हम पेट से कनेक्ट कर देंगे इसको। हाँ बेटा, शेड्यूल नहीं थी क्लास, वो बच्चा भूल गया था करना उसे। मध्य प्रदेश को हम पेट से कनेक्ट कर देते हैं, पेट से। पेट बराबर मध्य प्रदेश। जब बढ़ जाता है ना, वैसे भी हमारे बीच में ही है बिल्कुल मध्य प्रदेश, पेट बराबर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ध्यान रखना है, शादी हो जाती है तो 2-4 साल में फिर फूल जाता है पति का मध्य प्रदेश, फूल जाता है पति का मध्य प्रदेश, है ना, हो जाता है ना, मटकी जैसा हो जाता है मध्य प्रदेश। आपने देखा होगा खास तौर पे शादी के बाद बहुत जो है थोड़ा वजन कई बार बढ़ता है लोगों का। वो केवल शादी रीजन नहीं होता, उसका एक ये भी रीजन है कि मतलब उम्र भी बढ़ती है, फिर उसके बाद उम्र के बढ़ने के साथ थोड़ा थोड़ा वजन ज्यादातर बढ़ता है। फूलपति बेटा ध्यान रखना है, फूल जाता है पति का मध्य प्रदेश, मटकी जैसा हो जाता है। ठीक है, शादी के बाद भर के सेट रहता है आदमी, बिल्कुल मध्य प्रदेश को भर के सेट। गिरदा गदा जैसा हो जाता है मध्य प्रदेश, अड़ जाता है, अगर जूते भी बांधने ना, फीते भी, तो वहां भी अड़ जाता है मध्य प्रदेश, अड़ जाता है मध्य प्रदेश, याद रखना है बेटा। ठीक है, अड़ जाता है मध्य प्रदेश। खाड़ा बिल्कुल भैया, खड़े खड़े ही फिर जूते बांधने पड़ते हैं, खड़े खड़े ही जूते के फीते बांधने पड़ते हैं, क्योंकि बढ़ जाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए, अब जब मध्य प्रदेश बढ़ेगा तो पहले तो जो ससुराल में पनीर मिलता था, फिर क्या मिलने लगेगा, साले भी फिर लौकी की सब्जी देने लगते हैं, साले भी लौकी की सब्जी देने लगते हैं, ज्वार की रोटी देने लगते हैं, जब भैया बढ़ जाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, और चटकारे की बोलोगे ना कि कुछ चटपटी सी सब्जी ले आओ, तो सेला भड़ोनी भैया, साले भड़क भी जाते हैं जो साले होते हैं ना, वो भड़क भी जाते हैं तो ध्यान रखना है, अड़ जाता है मध्य प्रदेश, खड़े खड़े फीते बांधने पड़ते हैं, साले लौकी की सब्जी देते हैं भैया, जब भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। और राय बेटा, क्या राय है प्रधानी जी, आपकी क्या राय है? ठीक है, प्रधानी जी से राय मांगने गई रिया प्रधानी जी से राय मांगने गई कि जी हमारे पति का मध्य प्रदेश बढ़ गया है, अब क्या करें इसका, कैसे इसे कंट्रोल करें? तो करिए भगोरिया यहाँ से, हम पे अपने पति का मध्य प्रदेश ही ठीक नहीं हुआ, तुम हमसे सलाह लेने आई हो। भगोरिया यहाँ से, हम पे अपने पति का मध्य प्रदेश सही नहीं हुआ, वो भी फूल के मोटे हो गए, और तुम इधर आई हो। ठीक है, तो भगोरिया हो जाएगा बेटा एमपी का ही। और माछ, ठीक है, माछ और अहिराई बहुत महत्वपूर्ण है, अहिराई भी। और तुर्रा कलंगी। तो जहां जहां मैंने निशान लगाया है, कम से कम इनको थोड़ा सा सीरियसली पढ़ लेना। महाराष्ट्र देखो, महाराष्ट्र में बॉलीवुड भी है। हाँ जी, बॉलीवुड तो है महाराष्ट्र में, जैसे बॉलीवुड से कनेक्ट करके देखो डांस को। ठीक है, देखो तमाशा होता है महाराष्ट्र में। तमाशा कहाँ होता है महाराष्ट्र में? मौनी, तो ध्यान रखना है बेटा, मौनी। तो मौनी रॉय एक्ट्रेस हैं और लावण्या भी एक्ट्रेस हैं, दोनों कहाँ रहती हैं भैया? दोनों महाराष्ट्र में रहती हैं। तो दोनों ही कहाँ रहती हैं? दोनों ही महाराष्ट्र में रहती हैं। तो तमाशा होता है महाराष्ट्र में, मौनी राय और लावण्या दोनों रहती हैं महाराष्ट्र में। क्योंकि एक्ट्रेस हैं तो जिम भी जाती हैं भैया। ले भाई, जिम भी जाती है? हाँ जी, जिम भी जाती हैं, क्योंकि एक्ट्रेस हैं। और भैया एक्ट्रेस तो अपना शरीर वरीर फिट रखेंगी, तभी तो एक्टिंग का मौका मिलेगा, बेटा, तभी एक्टिंग का मौका मिलेगा। ठीक है, ये सर आजमगढ़ में आपके रिलेशन का है कोई? नहीं बेटा, आजमगढ़ में कोई रिलेशन का नहीं है हमारे का, बस मानवता के नाते तो है वहां पे, बाकी ऐसा कोई नहीं है कि कोई रिश्तेदार रहता हो। चलिए, तो तमाशा, मौनी भैया, मौनी रॉय भी महाराष्ट्र में रहती हैं। लावणी को हमने लावण्या नाम से कर लिया, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण है ये, वो भी महाराष्ट्र में रहती है, दोनों जिम भी जाती हैं। गौरीचा और गौरीचा ललिता बेटा, गौरी जो है, गौरी खान भी कहाँ रहती है? महाराष्ट्र में रहती हैं। बोहद धन नगरी, बेहद धन की नगरी है क्या महाराष्ट्र में? जो मुंबई है, बेहद धन की नगरी भैया क्या है? महाराष्ट्र है, क्योंकि मुंबई भी वहीं पे है, जिसे हम अपनी व्यापारिक राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाणिज्यिक राजधानी कहते हैं। ठीक है बेटा,
ठीक है बेटा। गफा, गफा याद रखना है। गुफाएं भी कहां पे हैं महाराष्ट्र में? कौन कौन सी है? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी, सारी गुफाएं कहां पे हैं? महाराष्ट्र में। पोवाड़ा बेटा, पोवाड़ा, पोवाड़ा याद रखना है, पोवाड़ा भी महाराष्ट्र में है। कोली नकटा, कोली नकटा बेटा याद रखना है, वो भी महाराष्ट्र में है। पोवाड़ा को हम ऐसे भी कर सकते हैं वड़ा पाव, और वड़ा पाव आपको पता ही है, वड़ा पाव, पोवाड़ा को वड़ा पाव। तो धनगरी गजा, गफा, पोवाड़ा, कोली, पोवाड़ा, कोली, नकटा, वाघ्या मुरली, वाघ्या मुरली बेटा याद रखना है। और सोंगी मुखवटे, भैया सोने सोने मुखड़े भी कहाँ रहते हैं? बॉलीवुड में रहते हैं, है ना? वहाँ तो गाना भी है ना, सोने सोने मुखड़े वाला, तो ध्यान रखना है सोनी मुखवटे, तो सोंगी मुखवटे भी महाराष्ट्र में भैया। क्यों? क्योंकि वहाँ है बॉलीवुड। ठीक है, तो ये तमाशा बहुत महत्वपूर्ण है, लावणी बहुत महत्वपूर्ण है, लेजम या लेजिम बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। ठीक है, धनगरी, धनगरी गजा बहुत महत्वपूर्ण है, पोवाड़ा है, कोली बेटा बहुत महत्वपूर्ण डांस है, कोली जो है, वाघ्या मुरली, सोंगी मुखवटे, और याद रखना है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। क्या है? सारे के सारे महत्वपूर्ण है। हाँ, गुड़ी पड़वा महोत्सव है बेटा, सूर्या भाई शामिल कर लेंगे। अभी हम एक क्लास ऐसी भी करवाएंगे ना, जो इनसे संबंधित फैक्ट और जहाँ पे चीजें वहां से आई हैं थोड़ी अभी लेटेस्ट एग्जाम्स में जो आई हैं, तो उन चीजों को हम शामिल करवाएंगे, उनको हम शामिल करवाएंगे सैटरडे वाली क्लास में, टेंशन मत लो। ठीक है, वो भी लेनी है आप लोगों को। मणिपुर, तो देखो भैया, मणि, मणि हो जिसके पास, या तो मणि आप जानते हो नाग वाली, या मणि हो जिसके पास, मणि, तो मणि जिसके पास हो या मणि जिसके पास हो, याद रखना है। जागोई, जागेगा वही जिसके पास मणि हो। सबल चौंगबा, तो बल भैया, द बल जो है चौंगबा 4 गुना हो जाएगा जिसके पास मणि हो। बल चौंगबा, तो भैया बल 4 गुना हो जाएगा जिसके पास मनी हो। जागेगा वही जिसके पास मनी हो। रासलीला वही करेगा। गौरा लीला, गोरे लोगों के साथ लीला, भैया गोरे लोग जो है उनके साथ लीला कौन करेगा? तो वही करेगा जिसके पास मनी हो, जिसके पास मनी हो बेटा। डोल चोलम, तो डेली चिलम कौन पिएगा? जिसके पास मनी हो। डेली चिलम कौन पिएगा बेटा? जिसके पास मनी हो। और पुंग चोलम, पैग और चिलम दोनों पिएगा जिसके पास मनी हो। पैग और चिलम, है ना? हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत गरीब आदमी भी अपनी जिंदगी बिगाड़ लेते हैं कभी कभी मेहनत करके इन चीजों में, पर पैसे वालों का तो फिसलने का और भी थोड़ा सा ज्यादा चांस होता है कि वो फिसल जाएंगे। ठीक है, जागोई, जागेगा वही जिसके पास मनी हो। सबल चौंगबा, बल 4 गुना हो जाएगा जिसके पास मनी हो। बल क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा जिसके पास मनी हो। जागेगा वही जिसके पास मनी हो। सबल चौंगबा, बल 4 गुना हो जाएगा जिसके पास मनी हो। रास लीला वही करेगा जिसके पास मनी हो। गौरा लीला, तो ध्यान रखना है, गौरा भैया गोरे लोगों के साथ लीला करता घूमेगा जिसके पास मनी हो। डोल चोलम, डेली चिलम पिएगा जिसके पास मनी हो। और पुंग चोलम, भैया याद रखना है, पुंग चोलम, तो पैग और चिलम वही पिएगा जिसके पास मनी हो। मणिपुर, सबल चौंगबा मणिपुर, रास लीला मणिपुर, गौरा कह रहा है जी मैं गलती से डिसेबल कर दी। भाई पूरे इतनी सारी क्लासों में तू गलती भी मेरे साथ ही करता है बच्चे, पता है ना, जहाँ गलती की सजा कम से कम मिलती है वहीं करो। क्लास थी बेटा और डिसेबल कर दी थी गलती से रितिका, ये तो मैं बता रहा हूँ। एक तबल चौंगली भी तो था, चौंगली, तबल चौंगली वो असम का था कि भैया जब बहू ने बुग रूम बड़ा रूम मांग लिया था ना, तभी से ही चुगली करने लगे लोग, तभी से ही चुगली करने लगे, है ना? तबल चौंगली भी तो था, तबल चौंगली भी था, है ना? चलिए, तो थांगटा बेटा, तंग था आदमी, क्यों? ठीक है, तंग क्यों था? क्योंकि उसके पास मनी नहीं थी। तंग था, क्यों था तंग बताओ? मनी नहीं थी जी, मनी नहीं थी, ओहो इसलिए तंग था, मनी नहीं थी, मनी या मनी, ठीक है, मनी हो जाए तो फिर तो काम ही बन जाए। ठीक है, लाई हरोबा बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, ये त्योहार में भी आता है ना? नूपा मणिपुर, नूपा भी याद रखना है, मणिपुर है बेटा। काबुई और लुईवत फिजाक ये भी है, लेकिन ये 3-4 ऊपर के बहुत महत्वपूर्ण है। पुंग चोलम हो गया, है ना? डोल चोलम हो गया, तंग था आदमी क्योंकि मनी नहीं थी, खांबा थाई भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? खांबा थाई भी हो जाएगा, खांबा थाम भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए, है ना? लाई हरोबा हो जाएगा, लाई हरोबा, तो याद रखना है बेटा नूपा भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नूपा। तो जागोई मणिपुर, थबल चौंगबा मणिपुर, रासलीला मणिपुर, गौरा लीला। मेघ मतलब बारिश, या तो मेघ आ लिए या मेघ आ गए, ठीक है, यानी जैसे बारिश आई। तो अच्छा ऐसा क्या हो रहा था, एक लड़का था बहुत पढ़ने लिखने वाला, कैसा था? पढ़ने वाला। अब वो स्कूल से आ रहा है अपने कॉलेज से, तभी मेघ आ लिए, और मेघ आते ही वो किसी के वंगाला में घुस गया, क्योंकि वंगाला, हमने यहाँ बंगले की जगह थोड़ा वंगाला लिखा है, क्यों? क्योंकि बंगला क्या होता है बेटा? बंगला कौन सा होता है? बंगला होता है पश्चिम बंगाल से कनेक्ट करते हैं हम, तो यहाँ वंगाला रखेंगे। तो जैसे मेघ आए तो वंगाला में घुस गया, तो आदमी भाई बच्चा वंगाला में कब घुसा? जब मेघ आ गए। तो वंगाला में घुसा जब मेघ आ गए, ये त्योहार भी था। और वंगाला में कैसे घुसा? डोर से गाटा, डोर से गेट से। किससे घुसा है बेटा? डोर से गेट से। तो वंगाला में कैसे घुसा है वो? डोर से गेट से। तो डोर से वंगाला में घुसा जब मेघ आ गए, डोर से गेट से वंगाला में घुसा जब मेघ आ गए, डोर से गेट से वंगाला में घुसा जब मेघ आ गए, डोर से गेट से वंगाला में घुसा है जब मेघ आ गए बेटा। ठीक है, चलिए, डोर से गेट से। लाहो कैसा गेट था? लोहे के गेट से, लोहे के डोर से और गेट से घुसा जब मेघ आ गए। वंगाला में घुसा जब मेघ आ गए, ठीक है, लोहे के गेट से या डोर से घुसा जब मेघ आ गए। क्या गए हैं? मेघ आ गए। अब यहां पे बेटा याद रखना है, उसे पकड़ लिया पहरेदारों ने, ठीक है, बंगला है तो पहरेदार तो होंगे। पहरेदार पहले चिलम पीने के लिए चला गया था इधर उधर, फिर वो आया तो उसने देखा एक अनऑथराइज आदमी घुसा हुआ है, ठीक है, पहरेदार ने पकड़ लिया और बोला ओहो चोरी करने आया है। पहरेदार ने पकड़ लिया, वंगाला में पहरेदार ने पकड़ लिया किसको? उस लड़के को जो डोर से गेट से आया था जब मेघ आ गए थे, जो लोहे के डोर से गेट से आया था जब मेघ आ गए थे, लोहे के डोर से गेट से। पहरेदार बोला ओहो चोरी करते हो? तो कह रहा है, तो लड़का कह रहा है बेहद कलम, मैं तो बेहद ही कलम वाला आदमी हूं, पढ़ने लिखने वाला, मैं तो बिल्कुल पढ़ने लिखने वाला हूं, बेहद ही कलम वाला आदमी हूं, मैं तो मेघ की वजह से यहां आ गया। साध सुख मीन सेम, मैं तो सादा सा और सूखा सा आदमी हूं भैया, मैं तो मेघ की वजह से आ गया था। और नोंग कर्म भैया, नो क्राइम, मैं किसी क्राइम के लिए नहीं आया।
नो क्राइम, मैं किसी क्राइम के लिए नहीं आया, मैं तो बहुत सादा सा और सीधा सा आदमी हूँ, ठीक है, बेहद कलम वाला आदमी हूँ, सादा सा सूखा सा आदमी हूँ, नोंग कर्म, मैं किसी क्राइम की वजह से नहीं आया हूँ, मैं किसी क्राइम की वजह से नहीं आया हूँ, मैं तो भाई मेघ आ गए थे इसलिए आया हूँ, बेहद कलम वाला आदमी हूँ, मेघ की वजह से आया हूँ, सादा सा सूखा सा आदमी हूँ, मेघ की वजह से आया हूँ, नोंग क्रम कोई क्राइम करने नहीं आया, मेघ की वजह से आया हूँ, ठीक है, ये और करना है। मिजोरम की बात करें, मिजोरम, मिजोरम का मतलब है, एक साथी कह रहा है कि मैं जो रम पी लूं, रम आपको पता है शराब को कहते हैं, मैं जो रम पी लूं, जब वो रम पीता है तो उसके साथ क्या, चारों कानों से घेर लेते हैं, मैं जो रम पी लूं, जंग तालम तलंगलम बेटा, और ध्यान रखना है जंग हो जाती है पूरी, जंग तालम तलंगलम तो जंग हो जाती है पूरी, मैं जो रम पी लूं, और खुल्लम बेटा ध्यान रखना है, खुल्लम खुल्ला मुझे सारे घर के पीटते हैं, मैं जो रम पी लेता हूं, मैं जो रम पी लूं तो खुल्लम खुल्ला पीटते हैं भैया, तो खुल्लम खुल्ला पीटते हैं मैं जो रम पी लूं, शराब मेरा घेराव कर लेते हैं मैं जो रम पी लूं, चलम मैं जो रम पीता हूं तो फिर चिलम भी जरूर पीता हूं, चेरो कान भी चारों तरफ से चारों कोनों से पीटते हैं मैं जो रम पी लूं, और जंग तालम और तलंगलम हो जाती है भाई मैं जो रम पी लूं, ठीक है, या चाम कहते हैं या कि चाम उधेड़ दो, चाम बोलते हैं चमड़ी को गांव में, चाम बराबर चमड़ी, तो या कि चाम उधेड़ दो, घर के कहते हैं या कि चाम उधेड़ दो आज, या कि चमड़ी उधेड़ दो बेटा, चमड़ी उधेड़ दो इसकी, ठीक है, चलिए खानटम ये भी हो जाएगा। खाने के टाइम पे भी भैया फिर ध्यान रखना है, खाने के टाइम पे भी मुझे कई बार तो मार ही खिला देते हैं मैं जो रम पी लूं, तो खान टाइम पे भी मुझे मार ही खिला देते हैं मैं जो रम पी लूं, तो ठीक है, खाने के टाइम पे भी मुझे मार ही खिला देते हैं मैं जो रम पी लूं, तो खाने के टाइम पे भी मुझे मार ही खिला देते हैं मैं जो रम पी लूं, ठीक है, पाखू पिला और सरला मकई, पाखू पिला और सरला मकई, पाखू पिला और सरला मकई, नागालैंड, ठीक है, एक लड़की पढ़ने गई बाहर, लड़की क्या है, वो करो थोड़ा सा इमेजिन, पढ़ने गई, ठीक है, ठीक है, कहाँ, नागालैंड, अपनी माँ से फोन पे बात कर रही है वो, और माँ कह रही है बेटा ठीक ठाक पहुंच गई तू, कोई दिक्कत तो ना है, माँ पूछ रही है बेटा ठीक ठाक पहुंच गई, कोई दिक्कत तो ना है, कोई परेशानी तो ना बनी, कह रही है माँ वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, रेंग माँ, पर रेंगते रहते हैं माँ यहाँ नाग, रेंगते रहते हैं माँ यहाँ नाग, चोंग चांगलो बेटा, चोंग चांगलो ये भी हो जाएगा, नागालैंड का नाम से भी पता चल जाता है, खेवा, मैं माँ खेवा खा भी जाते हैं या नाग, खा जाते हैं, काट खाते हैं नाग, ठीक है, बांस ध्यान रखना है, बांस रखना पड़ता है हाथ में, उनसे क्या करने के लिए बेटा, बचने के लिए, और चंगी या चंगई बेटा, चंगाई रहना पड़ता है, चंगाई रहना पड़ता है माँ, इतने नाग हैं हर वक्त चंगा रहना पड़ता है, बांस हाथ में रखना पड़ता है माँ, नागालैंड में खेवा खा जाते हैं नाग माँ, नागालैंड में रेंगते रहते हैं नाग माँ, नागालैंड में, ठीक है, तो रेंग रहते हैं, रेंगते रहते हैं, जेली अंग, जेली से अंग होते हैं माँ नागों की, जेली होती है जैसी, ऐसे अंग होते हैं माँ नागों के, और मोड़ से मुड़ के चलते रहते हैं, ऐसे लहर लेके मुड़ के चलते रहते हैं माँ नाग, ठीक है, मुड़ के चलते रहते हैं माँ नाग, ठीक है, आलू यट्टू लीम नूरालीम, आलू यट्टू लीम नूरालीम याद रखना है बेटा, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा यही, सदल के नहीं, सदल तो हमें किसी ना किसी के साथ, सदल यानी दल के साथ चलना पड़ता है, मैं अकेले नहीं जा सकते, चारों तरफ नाग है, ठीक है, लेशला पट्टू, वरना तो कहीं लपेट देंगे नाग हमें, वरना तो कहीं लपेट ही देंगे फिर नाग हमें, लेशला पट्टू, वरना तो लपेट लेंगे, वरना तो लपेट ही देंगे बिल्कुल, लेशला पट्टू, ठीक है, तो सारे के सारे एक दो बार पढ़ के याद होंगे, एक बार में नहीं होगा बेटा, एक दो बार, और आज मैंने ना लास्ट में कुछ रखा है, देखो आज मैंने लास्ट में कुछ रखा है, तो वो आप फिर देख लोगे कि कितना याद होता है, देखो घुमुरा, घुमुरा अलग है, एक आपको ये याद है झुमुरा, झुमुर या झुमुरा, झुमुर, ये कहाँ का है बताओ, तो ये असम का, कहाँ का है असम का, गोतीपुआ उड़ीसा का है, घुमुरा उड़ीसा का है, ठीक है, घूमर होता है राजस्थान का, घूमर राजस्थान, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, पाई का बेटा उड़ीसा और उसके आसपास के क्षेत्र में पड़ता है ये, पाई का उड़ीसा और उसके आसपास के क्षेत्र में, डंडा जात्रा, डंडारी, धाप ये यहाँ के हैं, धाप या अंग्रेजी एक ही है दोनों की, तो कैसे भी आ जाता है ये धाप नाम से भी आ जाता है, ये ढप नाम से भी आ जाता है, बाघ उड़ीसा का डांस है, छऊ में भी एक जो छऊ है पर्टिकुलर मयूरभंज वाला उड़ीसा का है, ठीक है, संबलपुरी वहां जगह है, संबलपुरी वहां जगह है बेटा, याद रखना है, तो संबलपुरी भी उड़ीसा का है, संबल जगह नहीं है संबलपुरी, घंटा मृदंगम ये भी, और रणपा बेटा, रणपा बहुत पूछा जाता है, रणपा, रणपा और महरी, महरियां डांस करती हैं मंदिरों में, ठीक है, उड़ीसा में कहाँ करती हैं महरियां, तो महरियां जो करती हैं तो महरी भी उड़ीसा का है, रणपा भी उड़ीसा का है, ठीक है, 10 कठिया बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, 10 कठिया, कर्मा वहाँ के पूरे क्षेत्र में ही हम देखते आ रहे हैं, बिहार में भी देख रहे थे, है ना, उसके बाद हम वहाँ भी देख रहे थे बेटा, झारखंड में भी देख रहे थे, उस आसपास में पड़ता ही है, दलखाई या दलखाई ये भी वहीं का है बेटा, और मुनरी, मुनरी भी कहाँ का है, उड़ीसा का है, फिर से देखो एक बार, ये घुमुरा उड़ीसा का है, घुमुरा, ठीक है, गोतीपुआ उड़ीसा का है, पाई का यहाँ उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा, क्लियर है यहाँ पे, खेवा नागालैंड, खेवा नागालैंड, और चेलम बेटा, चेलम मैं जो रम पीता हूँ तो मैं चिलम भी पीता हूँ, मैं जो रम पीता हूँ तो मैं चिलम भी पीता हूँ, ठीक है, कितने सही करे बताओ, इसमें से कितने आपने सही करे पहले से ही, आओ आगे, छऊ तो आपको बताइए 3 छऊ है और उड़ीसा का है, और इसमें मास्क यानी मुखौटे का यूज नहीं होता, बाकी दोनों में मुखौटे का यूज होता है, रणपा भी कहाँ का है बेटा, रणपा, तो रण से बहुत सारे लोग तो उड़ जाते हैं ना, रण की बात है जहां लड़ाई की बात है तो उड़ जाते हैं लोग, ठीक है, ठीक है बेटा, तो जंग तालम, जंग कब होती है, मैं जो रम पी लूं, मिजोरम, महरी उड़ीसा, महरियां उड़ीसा में डांस करती, चंगाई, चंगा रहना पड़ता है क्योंकि नाग है यहाँ पे, ठीक है, चंगा क्यों रहना पड़ता है क्योंकि नाग है, नागालैंड, ठीक है, और मटकी हो जाएगा बेटा, मटकी जैसा पेट हो जाता है एमपी, ठीक है, एमपी, क्लियर है यहाँ, दलखाई उड़ीसा का है, दलखाई कहाँ का है, उड़ीसा का, साले लौकी की सब्जी खिलाते हैं कब, जब बढ़ जाता है मध्य प्रदेश, तो एमपी हो जाएगा, 10 कठिया कहाँ का है बेटा, उड़ीसा का, 10 कठिया,
खुल्लम या खुल्लम खुल्ला मारते हैं लोग सारे मुझे जब मैं रम पी लेता हूँ, मैं जो रम पी लेता हूँ, तो मिजोरम। फूल गया पति का मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। चिरावर मेरा घिराव कर लेते हैं, मैं जो रम पी लेता हूँ, तो क्या पी लेता हूँ, मैं जो रम पी लेता हूँ। एक बार हम सब करो, अगर इस तरह से चीजें कुछ अच्छी हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं, अगर इस तरह से चीजें थोड़ी थोड़ी सी आपको याद हो रही हैं, तो ये प्रैक्टिस तो हम रोज ही कर लेंगे, क्योंकि हमारा समय तो बचता ही है। हम बहुत तेज तो करते नहीं है इसको, क्योंकि ये आप बहुत जल्दी मैं 2 ही क्लास में करा दूं तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा। ठीक है, चलिए। आलू यट्टू, आलू यट्टू, आलू यट्टू है ना, आलू यट्टू था नागालैंड वाला। भैया आलू, आलू खिला सकते हो क्या नागों को, या नीम, नूरालीम? अरे ना भैया, नाग थोड़ी खामे ऐसे। जवारा, तो ज्वार की रोटी जब बढ़ जाता है मध्य प्रदेश। पैग और चिलम कब पीता है आदमी, जब मणि हो उसके पास अच्छी सी, मणिपुर बेटा। राय, राई, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तमाशा, महाराष्ट्र। भगोरिया, एमपी, भगोरिया, एमपी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। लावणी कहाँ का, लावण्य कहाँ रहती है, बताओ, लगाओ दिमाग। महाराष्ट्र में ही तो रहती है लावण्य, हाँ जी। माच, भैया मध्य प्रदेश घटाना है तो नाच, माच, मध्य प्रदेश घटाना है तो नाच, माच। थांगटा आदमी तंग क्यों था, क्योंकि मणि नहीं थी, क्योंकि मणि नहीं थी इसलिए तो आदमी तंग था। अहिराई मध्य प्रदेश का है। और बेटा तुर्रा कलंगी कहाँ का है, जल्दी बताओ। तुर्रा कलंगी भी क्या देखो मध्य प्रदेश का है, कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। और रासलीला 4 जगह आएगा, हमने आज मणिपुर का ही करा है। हाँ ठीक है, ऐसे करा देंगे बेटा, ऐसे करवा देंगे, क्योंकि समय तो बचता ही है। मुझे आज यही लगा कि जब समय बचता है तो क्यों ना करवा दिया जाए। तो भाई जिम में जाते हैं, महाराष्ट्र। ठीक है, धनगरी गजा, धनगरी गजा जानते हो आप, धनगरी गजा, हाँ जी, धन की नगरी है महाराष्ट्र। लाई हरोबा, मणिपुर, लाई हरोबा, मणिपुर। नूपा भी मणिपुर, नूपा भी मणिपुर। वंगाला, मेघालय, वंगाला मेघालय। और डोर से या गेट से बेटा याद रखना है, कब गए थे, जब मेघालय में गए थे, मेघालय। उसके अलावा डोर कैसा था, लोहे का था, तो लाहो, लाहो भी। ठीक है, बेहदी खलम वाला आदमी बताया था आपको, मैं तो बेहदी कलम वाला आदमी हूँ। ठीक है, बेहदी खलम, ये भी। ठीक है, साध सुख मिन सेम, साध सुख मिन सेम, वो भी है। चलिए, ये देखो वाघ्या मुरली महाराष्ट्र का है। सोने सोने मुखड़े कहाँ मिलते हैं, महाराष्ट्र में मिलते हैं, ये भी महाराष्ट्र में मिलते हैं। जागेगा वही जिसके पास मनी हो, जागेगा वही जिसके पास मनी हो, हाँ जी वही जागेगा। लाहो मैंने बताया ही था, मेघालय, लोहे के गेट से, मेघालय। अंबा थाई भी मणिपुर, अंबा थाई भी। बेहदी खलम वाला मेघालय, बेहदी खलम वाला कहाँ पे है, मेघालय। शाद सुख मिन सिंह, ये भी मेघालय में है। प्रबल चोंगबा, मणिपुर। नोंगक्रम, मेघालय। चार सुकरा बताओ कहाँ का है, मेघालय, मेघालय भैया। चार, चीड़ जो सूख रहा था ना, बाहर सूख रहा था, वो फिर से गीला हो जाएगा। चार सुकरा भैया, चार सुकरा, जो चीड़ सूख रहा था वो फिर से गीला हो जाएगा, क्योंकि मेघ आ गए। क्या हुआ है, मेघ आ गए। ठीक है, चलिए। हाँ तो ये तो हो गया खत्म। आज भाई बताओ कोई बात हो तो आपकी, अगर कोई सवाल हो तो से सुनते रहेंगे। और मेरे साथ मैं तो हैंड टू हैंड मैथ भी बनाते रहूंगी आपके लिए। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, आप मुझे एक बात बताएंगे। मैंने आपको कहा कि भारत के लगभग कितने परसेंट भाग पर, भारत यानी इंडिया, इंडिया के कितने परसेंट भाग पर आपको क्या मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे। तो आप क्या बोलोगे, मैम 10.6% क्षेत्रफल, 10.6, 10.6। तो आप क्या बोलोगे, मैम 10.6% एरिया पर हमें क्या मिलेंगे। आप क्या बोलेंगे, मैम एरिया यानी क्षेत्र पर, बताओ क्या मिलेंगे। तो आप बोलोगे मैम पर्वत है, पर्वत यानी माउंटेन्स है। अच्छा, फिर मैंने कहा 18.5% क्षेत्रफल पर, 18.5% एरिया पर क्या है। तो आप बोलोगे मैम पहाड़ियां हैं, हिल्स हैं। पहाड़ियां हिल्स हैं। अच्छा, 27.7% पर, 27.7% पर आपको क्या मिलेंगे, प्लेटू। ये अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है, ये भी बात ध्यान रखें। कभी आप कोई और सी बुक पढ़ रहे हो तो आपको, अरे हाँ मैम सही कह रही हो। 43.2% एरिया यानी क्षेत्रफल बोलते हैं, है ना, यानी कि क्षेत्र पर क्या है, भूभाग पर, भूभाग पर मैदान, प्लेन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, प्लेन, मैदान मिलेंगे। ओके, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि भारत के लगभग 10.6 क्षेत्रफल पर माउंटेन है, और इतने इतने क्षेत्रफल पर 18.5 पर एरिया में हिल्स है, 27.7% पर प्लेटू है, 14.3% पर मैदान है। ये आपको बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों याद करना है, भूलना नहीं है। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, अभी मैंने बताया कि पेंजिया किसे कहते हैं, अभी मैंने सिखाया, तो अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन वगैरह सब लिखाती हूँ। जैसे आप ये बोलोगे प्यारे बच्चों की आपस में, अभी आपने बताया कि जो कॉन्टिनेंट सारे करोड़ों वर्ष पहले आपस में जुड़े हुए थे, तो उन जो जितने भी कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे उसको बोला गया पेंजिया। क्या बोला गया, तो अब मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ कि आपस में जुड़े महाद्वीपों को क्या कहा गया। आप मुझे बताते चले, तो आपस में जुड़े हुए, आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को, महाद्वीपों को पेंजिया कहा गया। क्या कहा गया, पेंजिया कहा गया। और जो चारों ओर महासागर था, और
जो और जो चारों ओर महासागर था, और जो चारों ओर महासागर था उसको पेंथालासा कहा गया, उसको पेंथालासा कहा गया। कहानी समझ में आई कि पेंजिया किसे कहा गया, पेंथालासा किसे कहा गया? इस वाली लाइन में ये सिखाया मैंने। तो आप क्या बोलोगे? मैं महाद्वीपों को क्या बोला गया? अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। महाद्वीपों को याद रखना, पेंजिया कहा गया, और जो महासागर था उसको क्या कहा गया? पेंथालासा। ओके। द कनेक्टेड कॉन्टिनेंट्स वर कॉल्ड पेंजिया in the ocean surrounding them was called Penthalassa. ओके, यहाँ तक याद हुआ आपको? बढ़िया से याद रखना है। अब आप कहोगे मैम एक बार मैप बना के दिखा दीजिए। मैंने कहा ऑफ कोर्स मेरा काम तो यही है तुम्हें सिखाने का प्यारे बच्चों। तो चलो देखो मैप बनाते हैं कुछ इस प्रकार। ये हमने बनाई पृथ्वी, है ना, पर्वत और हिल्स में। अरे मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्यारे बच्चों पर्वत यहाँ पर है ना, पर्वत इतना ऊंचा है, हिल्स इतनी नीचे मिलेगी तो पर्वत इतना ऊंचा मिलेगा। ये है कहानी। ये यहाँ पे मिलेंगे तो पर्वत इतनी ऊपर मिलेंगे आपको, ये ध्यान रखना। ओके, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी बड़ी मजेदार है। अब ना क्या होता है भैया, ये पेंजिया दोबारा टूटता है। पेंजिया दो भागों में टूटता है। क्या बोला मैंने कि जो पेंजिया है वो दो भागों में टूटा। आगे चलकर क्या होता है, करोड़ों वर्ष बाद, लाखों वर्ष बाद पेंजिया दो भागों में टूटा। अब ये टूटा कौन से उसमें, ये पूछा जाएगा तो कार्बोनिफेरस युग में। कार्बोनिफेरस युग में ये टूटा। पेंजिया ब्रोक इनटू टू पार्ट्स in the Carboniferous period. अब पेंजिया दो भागों में टूटा। अब यहां पर आप ये ध्यान रखेंगे, पेंजिया जब दो भागों में टूटा तो पेंजिया ये जो है दो भागों में टूटा। इसे मैं अलग ही ना लिख दूं, PRIOD। पेंजिया ये ध्यान रखना है, जब पेंजिया दो भागों में टूटा तो पेंजिया दो भागों में टूटा, एक ऐसे और एक शूम ऐसे। बहुत वर्षों बाद टूटा, इसलिए जल्दी टूट गया। तो उत्तर का भाग क्या कहलाया? अब यू बताना पड़ेगा, उत्तर का भाग क्या कहलाया? और आपसे मैं पूछूं दक्षिण का भाग क्या कहलाया? उत्तर का भाग यानी नॉर्दर्न पार्ट क्या कहलाया? और सदर्न पार्ट क्या कहलाया? सदर्न पार्ट क्या कहलाया, ये याद रखोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो उत्तर का भाग है वो पता क्या कहलाता है? मैप में बना के दिखाऊंगी, थोड़ा सब्र रखो। लोरेशिया या अंगारा लैंड क्या कहलाया प्यारे बच्चों? लोरेशिया या अंगारा लैंड। और दक्षिण का भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। ये कहलाया। इसकी तो उसमें इंग्लिश भी लिखनी पड़ेगी। लोरेशिया और अंगारा लैंड। और दक्षिण का भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। अभी मैं बना के दिखाऊंगी, बीच में लिखो, बीच में टेथिस सागर। अभी टेथिस सागर की भी कहानी बताऊंगी तुम्हें। बीच में टेथिस सागर यानी टेथिस सी इन द मिडल। दैट इज से इन द मिडल। अब देखो, आप कहोगे ना मैम कि अब हमें वो मैप बना के भी दिखा दो कि कैसे कैसे अलग हुआ। मैंने कहा बिल्कुल, अभी मैं दिखाती हूँ। देखो पेंजिया दो भागों में टूटा, अब किस तरीके से टूटा वो भी तो आपको दिखाना पड़ेगा, तो वही दिखाने में आपको जा रही हूँ। यू पेंजिया पहले तो ऐसा था, है ना, समझ में आई? अब देखो यू कैसे हो गया। इधर आओ, कहानी बड़ी मजे की है, तो मैं यही बना दूं। ऐसे ऊपर जगह है न, अगले पेज पे बना लो भैया, जगह होंगी ना। और बीच में भैया इनके पता क्या घुस गया? पानी। बीच में घुस गया पानी। ये बहुत अच्छे से याद रखना कि अच्छा मैम ऐसा भी। हाँ भाई, तो और क्या, जब टूटेगा तो बीच में पानी तो घुसेगा ही। तो जो बीच में जो पानी घुस गया तो इसको ही तो नाम दिया गया टेथिस सी। तो आप बोलोगे ये टेथिस सी है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में टेथिस भूसन्नति बोलते हैं इसे हिंदी में, और वैसे टेथिस सी बोलते हैं।
और इसी 33C की जगह पता क्या है? हिमालय का जन्म स्थान, हिमालय का जन्म स्थान हुआ। मतलब हिमालय जो जन्मा है भैया वो 33C की जगह ही जन्मा है। अभी हम आगे कहानी पढ़ेंगे। अब फिर क्या होता है? फिर कई वर्षों बाद दोबारा से है, ये तो तुम्हें बना लिया, तुम्हें पता। फिर क्या होता है? कई वर्षों बाद दोबारा से ये दोनों टूटेंगे, ये दोनों फिर टूटे हैं। तो अब यहाँ पे कहानी लिखो, अभी पढ़ो। कई वर्षों बाद दोबारा से लोरेशिया, जिसका दूसरा नाम क्या है बताते चलो, कभी भूल जाओ। लोरेशिया, जिसका दूसरा नाम है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं, छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं जो आज अस्तित्व में है। जो आज अस्तित्व में है। अभी मैं बताऊंगी कहानी, पढ़ते चलो थोड़ा। मैनी ईयर्स लेटर लोरेशिया, जिसे अंगारा लैंड बोलते हैं, अंगारा लैंड कितने को मिलते हैं बताओ, सोचो दिमाग लगा के। अंगारा लैंड या लोरेशिया, जब अंगारा लैंड और लोरेशिया, देखो कहानी कुछ इस प्रकार है, जैसे दो भागों में टूटा लोरेशिया, ये लोरेशिया और ये गोंडवाना लैंड। तो लोरेशिया में देखो नॉर्थ अमेरिका आए प्यारे बच्चों, ऊपर की तरफ आज आपको कौन कौन से कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं, आप खुद देखकर बताओ कि हाँ मैम आप सही कह रहे हैं, हमें ये कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते, बताओ। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा अब बात करते हैं गोंडवाना लैंड की। गोंडवाना लैंड, इसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट शामिल है, तो शुरू से लास्ट तक बताते चलो कि मैम साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है ना, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया है, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये आई बात समझ में, बढ़िया से याद कर लेना अब तुम है। अब कहानी कुछ आगे को बढ़ती है। अब तो हिमालय का जन्म स्थल समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पे आपको मैंने एक बात बताई कि भाई यहाँ पर जो है हिमालय का जन्म स्थल है, तो कहानी इसमें ये आती है, इसमें पॉइंट साइड करेंगे कि लोरेशिया से कुछ नदियां निकली और वो उन्होंने टैथिस सी में अपना जल गिराया। भैया गोंडवाना लैंड से भी कुछ नदियां निकली, उन्होंने जब भी जल अपना टैथिस सी में गिराया, यानी ये नदियां हैं ग्रीन कलर की और ये अपना जल टैथिस सी में गिरा रही हैं। अब जब नदियां टैथिस सी में अपना जल गिराती हैं तो नदियां अपने साथ क्या भाग कर लाती हैं, कंकड़ मिट्टी रेत पत्थर अवसाद, जिन्हें डिपोजिट्स बोलते हैं। जब बाढ़ आती है तो ये सब तो आता है, तो ये जो अवसाद है, डिपोजिट्स जो है, ये करोड़ों वर्ष तक भी एक ही प्रक्रिया होगी, तो ये जमाव भी तो होगा है। अब वहां पर ये भरते रहेंगे, तो इन्होंने क्या करा, डिपोजिट्स ने चट्टानों का रूप ले लिया और ये बिल्कुल कठोर टाइप में हो गए। अब जब ये कठोर टाइप में हो गए हैं तो इनमें भैया पृथ्वी की आंतरिक शक्ति लगी, बाह्य शक्ति लगी, वलन पड़े, मोड़ पड़े और यहाँ पे ये हिमालय बन गया। तो हिमालय का जन्म स्थान यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं लिख दूं कि नदियां जो है, ये नदियां हैं, ग्रीन कलर की क्या है प्यारे बच्चों, नदियां। मैंने यहाँ पे बताया कि नदियां अपने साथ क्या क्या भाग कर लाती है, तब तो सुना ही होगा, कंकड़ मिट्टी, कंकड़ मिट्टी रेत पत्थर, वे अवसाद भाग कर लाती है। अवसाद को पता क्या बोलते हैं, डिपोजिट। ये देखो आए बात समझ में। तो डिपोजिट भाग कर लाते हैं, तो यहीं पे हिमालय की उत्पत्ति हुई। अब मैं आगे पहले तुम्हें भैया हिमालय बना के दिखा दूं, कैसे कैसे हिमालय बना। पहले तुम्हें मैं हिमालय की श्रेणी बना के दिखाती हूँ, है ना, हिमालय दिखा देती हूँ। अब सारी हिमालय की श्रेणियां वगैरह कि कैसे कैसे बनी, क्या हुआ, वो सब दिखा रही हूँ ध्यान से। ये कैलाश रेंज बना लो प्यारे बच्चों आप, है ये ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं, दिमाग में बैठा लेना, है ना। ये काराकोरम, इनके नाम लिख दो सबके, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और इसका नाम भी है लिख लेंगे कैलाश रेंज, इसका नाम है काराकोरम। अभी हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिखवा दूंगी, इंग्लिश वाले ना परेशान ना हो जाना। लद्दाख और जास्कर ये है,
ये ऊपर वाली काराकोरम है, नीचे वाली लद्दाख, उससे नीचे वाली जास्कर, और इस वाली का नाम पता क्या है? कैलाश रेंज। अब ये कैलाश रेंज कहाँ पर है भैया? ये कोई भारत में थोड़ी है, ये तिब्बत में है। तिब्बत याद रखना, आपको ये पूछे कहाँ है तो बता दोगे ना। अब कहा मैम आपने ये ग्रीन कलर की जो बनाई है, ये मैं आपको बता दूं, ये ट्रांस हिमालय है। अब ग्रेटर हिमालय बनाती हूँ मैं, देखो इधर कैसे बनेगा ग्रेटर हिमालय। शुक 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 शुक, ये देखो ऐसे, ये ग्रेटर हिमालय। अच्छा अब आप कहोगे मैम लेसर या मिडल हिमालय, ये ऐसे बनेगा, ऐसे। अब प्यारे बच्चों ये बनेगा शिवालिक हिमालय। ये बनेगा, अब बना लिया ये है। अब जो प्यारे बच्चों दिमाग में एक बात बताओ, मैंने जो बताई ना तुम्हें, ये वाली, ये बताई ना मैंने, ये क्या है? ट्रांस हिमालय। ये वाला कलर जो है ट्रांस हिमालय, इसे पार हिमालय बोलते हैं। अब इनके हिंदी में बड़े सारे नाम है, इनके हिंदी में बड़े सारे नाम है। देखो रेड कलर वाली को रेड कलर वाली सी नजर करवा रही हूँ, जो ग्रेटर हिमालय है। अब ग्रेटर हिमालय के हिंदी में कितने नाम है ध्यान से देखना। महान, महान हिमालय, महान, वृहद, वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, सुप्रीम भी बोलते हैं इसे, सर्वोच्च हिमालय, महान, वृहद, सर्वोच्च व हिमाद्री। तो कितने नाम हो गए ग्रेटर हिमालय के? हिमाद्री बहुत एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है हिमाद्री, तो है ना। हाँ ये याद करना। और ये है, मैंने कहा हिमालय की तीनों श्रेणियों में सबसे पुरानी कौन, तो आप बोलोगे मैम जो सबसे पहले बनी, यानी यह है हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, सबसे प्राचीनतम, यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज। ऑफ द हिमालय, ठीक है आया। अच्छा अब ये जो नीले कलर की है, तो नीले कलर की का नाम लिख लो, इसका नाम है लेसर या मिडल हिमालय। इसके दो नाम है, इसे बोलेंगे लघु या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। इसके इतने नाम है, इसे हिमाचल हिमालय बोलते हैं, लघु या मध्य हिमालय को, और हिमाद्री ग्रेटर हिमालय को। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। अब ये आती है शिवालिक, ये शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय, ये बोल सकते हैं, है ना। अब ये जो शिवालिक हिमालय, ये हिमालय की जो सबसे बाद में बनी, वो नहीं होगी, तो ये हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। इसे नवीनतम को बोलते हैं यंगेस्ट। ऑफ द हिमालय, ये आपको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। दिखाइए, ओके। अब बताओ यहां तक ओके है सभी का, जिसमें बोलो। एक बार तुम्हारी कमेंट्स भी चेक कर ले, क्या कहते हो तुम बालक। दोबारा बता दीजिए मैम, इंग्लिश में लिखें। अरे भैया इंग्लिश में तो लिख दूंगी मैं मना कर रही हूँ, दूसरी उसमें लिखूंगी। धरातल के स्वरूप के आधार पर हिमालय को, है ना, हिमालय को नहीं, भारत को 6 भौतिक भागों, 6 भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है। लिखो अपनी कॉपी में, लिख लिया। हो गया। चलो, तो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल पार्ट्स ऑफ रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कितने भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इंडिया इज डिवाइडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आता है हर एक एग्जाम में, ये 6 7 8 9 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको टिक करके आना है 6 पर। ओके, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल पार्ट्स। जी आपको ध्यान रखना है। नंबर पहले पे क्या आएगा? एक आएगा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र,
पहले तो इंग्लिश में लिख लो, फिर इंग्लिश वाले बच्चे माउंटेन रीजन ऑफ द नॉर्थ, माउंटेन रीजन ऑफ द नॉर्थ, पहला ये है ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, डिजर्ट रीजन, डिजर्ट रीजन है, और पेनिनसुलर प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू है, और कोस्टल प्लेन्स, एंड आइलैंड्स, ये है। तो कितने हो गए, काउंटिंग करो इस तरीके से, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। अच्छा, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है। डिजर्ट रीजन यानी कि आप बोलोगे मरुस्थलीय क्षेत्र है मैम, मरुस्थलीय क्षेत्र है प्यारे बच्चों। पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, और कोस्टल प्लेन्स तटीय मैदान, और द्वीप समूह। अब आप देख लो, समझ में आया? ये है भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को 6 भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है। इस तरीके से आपको याद रखना है, ये बहुत पूछा जाता है। अब एग्जामिनर आपसे ये पूछेंगे, टाइम हो गया मैम। मतलब ये हुआ, हमने बचपन से सुन रखा है कि पृथ्वी शेष नाग के सिर पर घूमती है। क्या ये विज्ञान हुआ? ये विज्ञान नहीं हुआ। हमने बचपन से सुन रखा है मुझे माता निकल गई है। माता को इतनी फुर्सत नहीं है कि यहां निकल जाए वहां निकल जाए, दो बातें हो गई। हमने ये सुन रखा है कि सर किसी के सिर देवी आ जाती है, कोई अंधविश्वास, कोई जादू टोना होता है। तो सर हम ये कह रहे हैं कि विज्ञान ये कहता है कि जिसके पीछे कारण ढूंढ लो, जिस बात के पीछे रेशनल कारण ढूंढ लो और जिसका प्रभाव जान लो, उसे हम विज्ञान कहते हैं। सर मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसा होता है कि विज्ञान हमसे पूछेगा कि मेरी आवाज आप तक कैसे जा रही है। तो एक आदमी है, वो आपसे कह रहा है कि आपकी आवाज सर ऐसे ही चली गई, घूम घूम के अंतरिक्ष में चली गई। और एक व्यक्ति ने कहा कि आवाज विद्युत धारा में तब्दील हो गई। एक मिनट बच्चों, वॉइस चेक कर रहे हैं। अभी वॉइस को देखो, अभी देखो वॉइस को। तो हमने बोला कि आपकी जो आवाज है वो आवाज फटी फटी आ रही है, डीजे जैसी है। अभी चेक करके बताओ। तो आवाज विद्युत में तब्दील होकर, विद्युत के ऊर्जा में तब्दील होकर आप तक पहुंची है, तो उसे हम कहते हैं किस वजह से आ रही है आवाज। ठीक है ठीक है, बहुत ठीक है। चलिए, आधारित हो उसे क्या कहते हैं? आधारित हो उसे विज्ञान कहते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। सर समझ में आया? उसे विज्ञान कहते हैं। मतलब किस बात को? अरे सर बेतु की बात ना की जाए, बेतु की बात ना की जाए, बात का कोई वजूद हो, बात तथ्यों पर आधारित हो, बात तर्कों पर आधारित हो, बात आंकड़ों पर आधारित हो, तो उसे विज्ञान कहते हैं। सर क्या कहेंगे? ठीक हो जाएगी बच्चों, सर क्या कहेंगे? दैट स्पेसिफिक नॉलेज which is based on data, facts and reasoning is called science. सर ऐसा कोई भी ज्ञान जो आंकड़ों पर, तथ्यों पर आधारित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे विज्ञान कहते हैं। एक बात हो गई। सर विज्ञान को कितने भागों में बांटा जा सकता है? अगली बात समझेंगे, अगली स्लाइड लेंगे। विज्ञान का वर्गीकरण, बच्चों बेसिक ले रहे हैं। विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। बड़े बड़े दिमाग वाले लोगों ने बच्चों साइंस को बांटा कि साइंस भी कई अलग अलग तरह का हो सकता है। उन्होंने कहा कि साइंस 2 प्रकार का हो सकता है बच्चों। एक को कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान, एक साइंस को कहा प्राकृतिक विज्ञान, और ये जो प्राकृतिक विज्ञान हुआ इसे ही अंग्रेजी में कहा नेचुरल साइंस। ठीक है, ये बात हो गई। सर एक को कहा सामाजिक विज्ञान, और इसे क्या कहा? इसे कहा सामाजिक विज्ञान को सोशल साइंस। इसे सोशल साइंस कहा गया। ये बात भी ठीक है, इसे सोशल साइंस कहा गया। सर प्राकृतिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? सर प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन। सर प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन क्या मतलब है? सर तारे क्यों चमक रहे हैं, सूरज कैसे अपना प्रकाश भेजता है, तारों का प्रकाश कैसे है, लाइट कितनी देर में आ जाती है, हवा कैसे चलती है, चंद्रमा सफेद चमकीला क्यों दिखाई देता है, पृथ्वी कैसे घूमती है। तो पृथ्वी की घटनाओं का अध्ययन किसमें हो रहा है? प्राकृतिक विज्ञान में। स्टडी ऑफ नेचर फिनोमिना। सर इसके पार्ट क्या होते हैं? सर फिजिक्स कहें, भौतिकी, ये भी नेचुरल साइंस का पार्ट है। सर केमिस्ट्री कहें, केमिस्ट्री, ये भी नेचुरल साइंस का पार्ट है। इसे रसायन विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान कहेंगे। सर एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान,
एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, ये भी किसका पार्ट है? खगोल विज्ञान, ये भी किसका पार्ट है? ये भी पार्ट है आपके प्राकृतिक विज्ञान का। सर सोशल साइंस में क्या आता है? सोशल साइंस में समाज और मानव के बीच की क्रियाएं, समाज और मानव के बीच की क्रियाओं का अध्ययन। अगर तुम्हें सोसाइटी पढ़नी हो, सर जाति क्या चीज होती है, धर्म क्या चीज होती है, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, राजनीति विज्ञान पॉलिटी कैसे बनी है, तो समाज और मानव के बीच की क्रियाओं का अध्ययन, क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? सर ये कहलाता है सोशल साइंस। क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ इंटररिलेशन, स्टडी ऑफ इंटररिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड ह्यूमन, सोसाइटी एंड ह्यूमन। ठीक है जी, यहां तक आ गए हम। इसके पार्ट क्या क्या बनेंगे? इसके पार्ट क्या क्या बनेंगे दोस्तों? जब इसके पार्ट बनाने आओगे तो आप कहोगे सर सोशोलॉजी इसी का पार्ट है, सामाजिक विज्ञान इसी का पार्ट है, सर पॉलिटी जो भी आप पढ़ के आए हो ना, पॉलिटी इसका पार्ट है, सर इकोनॉमी इसका पार्ट है। तो क्या कहेंगे? विज्ञान का वर्गीकरण देखने आए और यहां से निकलेगी आपकी केमिस्ट्री। तो शब्द पर चलते हैं, केमिस्ट्री पर। शब्द किस पे चले? केमिस्ट्री पर। शब्द आया केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। सर केमिस्ट्री जो शब्द बना है, अगर केमिस्ट्री के शब्द के बनने की बात समझे तो कीमिया शब्द से बना है, कीमिया शब्द से, कीमिया शब्द से बना है। ये जो कीमिया शब्द है, ये कीमिया शब्द मिस्र का शब्द है। मिस्र में शब्द का प्रयोग किया गया, कीमिया शब्द मिस्र में सबसे पहली बार प्रयोग किया गया, मिस्र में सबसे पहली बार कीमिया शब्द का प्रयोग किया गया। इस कीमिया शब्द का जो अर्थ होता है, वो होता है ब्लैक। क्या अर्थ होता है? ब्लैक। सर ब्लैक का मतलब काला तो हम जानते ही हैं, हाँ बिल्कुल काला। सर नील नदी के आसपास रहने वाले लोग जो थे, नील नदी के पास रहने वाले लोग जो थे, वो लोग इस नील नदी के आसपास की मिट्टी में जो पैदा करते थे, मिट्टी के जो केमिकल गुण थे, रासायनिक गुण थे, जिसकी वजह से मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, उन्होंने कहा ये कीमिया है, उन्होंने कहा ये कीमिया है। तो कीमिया का मतलब हुआ, कीमिया का मतलब हुआ काला। जब ये कीमिया शब्द ग्रीस पहुंचा, ग्रीक पहुंचा, ग्रीक एक भाषा है, यूनान जिसे आज आप यूनान कहते हैं, उसे ही प्राचीन काल में क्या कहते थे? उसे ही प्राचीन काल में ग्रीस कहा जाता था। तो ग्रीक भाषा में शब्द जब ये पहुंचा तो इसे कीमिया शब्द कहा गया, ये शब्द बन गया कीमिया। और ये जो कीमिया शब्द बना बच्चों, ये जो कीमिया शब्द बना, यहां इसका मतलब हो गया, यहां इसका मतलब हो गया धातु को पिघलाने की कला। क्या शब्द हुआ? धातु को पिघलाने की कला। तो अगर ये पूछे कि कीमिया शब्द कहां से आया है तो कहेंगे मिस्र से आया है। और ये कीमिया शब्द यूनान जाकर क्या बन गया? तो कीमिया बन गया, आर्ट ऑफ मेल्टिंग मेटल्स, मेल्टिंग मेटल्स। ये कीमिया शब्द जब आगे बढ़ता है, ये कीमिया शब्द जब आगे बढ़ता है तो यहां से शब्द बनेगा अल्कीमिया, यहां से शब्द बनेगा अल्कीमिया। दोस्तों आपने नाम सुना होगा अल बरूनी, आपने नाम सुना होगा अल बरूनी, अल हिलाल। मिस्र में किसी भी शब्द के आगे अल लगा देते हैं, उसका मतलब दा होता है, विशेष होता है। और अल्कीमिया शब्द से आगे जाकर शब्द बन गया केमिस्ट्री। शब्द क्या बन गया? केमिस्ट्री। तो अगर यह पूछा जाए कि केमिस्ट्री शब्द किससे बना है तो कीमिया से बना है। कीमिया कौन सी भाषा का शब्द है? मिस्र की भाषा का शब्द है। कीमिया शब्द सबसे पहले कहां प्रयोग किया गया? मिस्र में प्रयोग किया गया। और कीमिया का जो ओरिजिन था, मूल रूप से उसका अर्थ क्या था? तो काला उसका अर्थ था। एक बात हो गई, बात समझे बच्चों? आगे चलते हैं, केमिस्ट्री पर पहुंचे। अब यहां से आगे बताइए सब ठीक है? यहां तक बताइए सब ठीक है? कोई तकलीफ तो नहीं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं? बनेंगे इससे आपके पेपर में 3-4 सवाल बनेंगे। पहला बनेगा फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनियो लिवोजियर, एंटोनियो लिवोजियर। क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान का, आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता। लिखो बच्चों, साथ साथ लिखो, आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता। क्या कहेंगे? एंटोनियो लेवेजियर, एंटोनियो लेवेजियर। ये बात हो गई, एंटोनियो लेवेजियर। ठीक है, अगली बात, एक शब्द तो ये हो गया। अगली बात क्या है? अगली बात कि ओरिजिन कहां हुआ? ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री कहां हुआ? तो बताएंगे इजिप्ट में। बच्चों सवाल पेपर में पूछा गया, इस इजिप्ट को ही मिस्र कहते हैं। तो रसायन विज्ञान का जन्म, रसायन विज्ञान का जन्म, रसायन विज्ञान का जन्म कहां हुआ? मिस्र में हुआ, मिस्र में हुआ। दो बातें हो गई। और तीसरी बात बच्चों यहीं पढ़ेंगे, तीसरी बात एक और यहीं पर पढ़ेंगे। ये बात क्या होगी? ये बात होगी कि केमिकेटिंग क्या है? केमिटेकिंग, ये सवाल आपकी पेपर में पूछा। क्या पूछा? केमिटेकिंग क्या है? केमिटेकिंग, केमिटेकिंग किसे कहते हैं? केमिटेकिंग किसे कहते हैं? सवाल पूछा गया, ठीक है, ये सवाल पूछा गया, थोड़ा साफ, ठीक है, वो साफ लिख देते हैं। केमिटेकिंग किसे कहते हैं? केमिटेकिंग का मतलब है प्राचीन काल में, या अगले पेज पर लिख लीजिए, चलिए थोड़ा साफ लिखते हैं बच्चों, थोड़ा साफ लिखते हैं। बताइए केमिटेकिंग। ध्यान से सुनेंगे। केमिटेकिंग तो क्या कहेंगे? प्राचीन
काल में रसायन विद्या को, प्राचीन काल में रसायन विद्या को केमिटेकिंग कहते थे। प्राचीन काल में रसायन विद्या को केमिटेकिंग कहते थे। अर्लियर रस विद्या वॉज कॉल्ड केमिटेकिंग। एक बात हो, केमिटेकिंग कहा जाता था। ठीक है, यहां से आगे चलिए। अब यहां से इंट्रोडक्शन ले रहे हैं बच्चों। अब देखते हैं डेफिनेशन। परिभाषा देखते हैं। किसकी परिभाषा? केमिस्ट्री की परिभाषा देखते हैं। केमिस्ट्री की परिभाषा क्या कहता है? यह अणुओं तथा परमाणुओं का विज्ञान है। अणुओं तथा परमाणुओं का विज्ञान है जिसमें इनके उत्पादों तथा संयोगों को पढ़ा जाता है। मतलब ये तत्व से मिलकर यौगिक कैसे बना देगा, अणु तत्व कैसे बना देंगे, तो अणुओं और परमाणुओं का विज्ञान है। अणुओं और परमाणुओं का विज्ञान क्या कहता है? सुनो बच्चों ध्यान से। डेफिनेशन किसकी? केमिस्ट्री की परिभाषा दे रहे हैं। किसकी परिभाषा? केमिस्ट्री की परिभाषा दे रहे हैं। केमिस्ट्री की परिभाषा दे रहे हैं। लिखते चलिए, अभी समझने का कुछ नहीं है। स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, मैं आपका बेस बना रहा हूं बच्चों। स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, about that product and combination of atoms। सर ये एटम क्या बनाएंगे, कितने संयोग बनाएंगे, ये सारी बातें हम किसमें मिलते हैं? ये सारी बातें हम किसमें बनेंगे? सर हम सारी बातें पढ़ रहे होंगे इसमें केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री की परिभाषा हुई। अब केमिस्ट्री की परिभाषा के बारे में आगे चलें। भारत में रसायन विज्ञान का इतिहास। बच्चों छोटे छोटे सवाल यहीं से आ जाएंगे आपके पेपर में। क्या? हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया। तो एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम हुआ है महर्षि कणाद। और महर्षि कणाद ने भारत में सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी, परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। और इन्होंने क्या बताया बच्चों? इन्होंने बताया कि प्रत्येक चीज, चाहे वो कोई भी चीज हो, प्रत्येक चीज छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी हुई है। प्रत्येक चीज छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी हुई है। यह बात महर्षि कणाद ने बताई। तो अगर पूछे कि महर्षि कणाद की थ्योरी का नाम क्या था, तो इनकी थ्योरी थी एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने बताया कि प्रत्येक चीज छोटी छोटी कणों से मिलकर बनी हुई है। प्रत्येक चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। एक बात बताई। फिर दूसरी बात, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी। और ये थ्योरी कौन सी किताब में दी? इन्होंने अपनी किताब लिखी, एक किताब लिखी, और इस किताब का नाम था वैशेषिक। अगर पूछे वैशेषिक किसकी किताब है जिसमें परमाणु सिद्धांत दिया गया, तो बताना होगा कि कणाद की किताब है वैशेषिक, जिसमें पहली बार एटॉमिक थ्योरी दी। ये महर्षि कणाद ने दिया। यहां बहुत बेसिक से चलेंगे बच्चों, चिंता मत करो, बस धैर्य के साथ सुनो। अगली बात, भारत में एक व्यक्ति आए जिनका नाम नागार्जुन है। हुआ। और नागार्जुन ने क्या किया? नागार्जुन ने क्या कहते हैं? रस विद्या का, नागार्जुन को रस विद्या का पिता कहते हैं। अगर पूछा जाए कि रस विद्या का पिता कौन है, तो फादर ऑफ रस विद्या। रस विद्या क्या है? आयुर्वेद में देखते हैं ना, वैद्यनाथ का ये रस पी लो, ये ठीक हो जाएगा, वो रस पी लो, वो काढ़ा पी लो, ये काढ़ा पी लो। तो ये नागार्जुन का रस विद्या था सर, नागार्जुन का रस विद्या। अब जब हमने भारत में ये बात देख ली, तो अब हम चले यहां से आगे। ये बात थी 1704 की। और एक व्यक्ति थे जिसका नाम जोसेफ प्रिस्टले था। जोसेफ प्रिस्टले। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने ऑक्सीजन की खोज कर दी। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज कर दी। सर ये जो जोसेफ प्रिस्टले थे ना, जैसे ही ऑक्सीजन की खोज हुई, तो वैज्ञानिक जगत में एक आधार मिल गया खोज करने के लिए। और ऑक्सीजन को लेकर बड़े बड़े प्रयोग होने लगे। इन्वेंशन ऑफ O2, ऑक्सीजन को लेकर बड़े बड़े खोज होने लगी। इसके बाद एक व्यक्ति आए, और उस व्यक्ति का नाम अभी आपने देखा है, एंटोनियो लेवोजियर। एक व्यक्ति आए जिसका नाम था एंटोनियो लेवोजियर। इस एंटोनियो लेवोजियर ने यह बताया कि आग जलने का कारण ऑक्सीजन है। एक तो यह बात बता दी इन्होंने। और दूसरी बात इसके साथ साथ इन्होंने यह बताया कि कोई भी द्रव्यमान हो, सर द्रव्यमान जो होता है, वो एक द्रव्यमान ना कभी घट सकता है, ना कभी बढ़ सकता है, ना कभी नष्ट किया जा सकता है, ना कभी पैदा किया जा सकता है।
द्रव्यमान ना कभी नष्ट किया जा सकता है और द्रव्यमान ना कभी पैदा किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? एक सेब है, एक सेब है, ये सेब को आप खा लेंगे तो ये ऊर्जा में तब्दील हो जाएगा, खा लेंगे तो ऊर्जा में तब्दील हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि द्रव्यमान इसका पूर्ण रूप से खत्म हो गया, द्रव्यमान इसका पूर्ण रूप से खत्म हो गया। सर हमने क्या कहा? इन्होंने ये बताया, इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। किन्होंने दिया? लेवोजियर ने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन दिया, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन दिया। किन्होंने दिया लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन? सर एंटोनियो लेवोजियर ने दिया, और इसी वजह से इन्हें कहा गया फादर ऑफ केमिस्ट्री, इसी वजह से कहा गया फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। चलिए सर यहां तक की बात हो गई, यहां तक की बात हो गई। जब हम यहां से आगे चले, यहां से आगे चले तो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों ध्यान से सुनो, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का वर्गीकरण। अब यहां से आप पढ़ना शुरू करोगे ध्यान से। विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान का मतलब क्या हुआ सर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक हुआ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों ध्यान से सुनो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने गए तो देखा लिखा है कार्बन लिखा है, कार्बन लिखा है, कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन, कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन, अध्ययन जो जीवधारियों से प्राप्त होते हों, जो जीवधारियों से प्राप्त होते हों। बच्चों डेफिनेशन ले रहे हैं अभी, होते हैं तो क्या कहेंगे? और यहां कहेंगे अन्य सभी पदार्थों का अध्ययन, अन्य सभी पदार्थों का अध्ययन, अन्य सभी पदार्थों का अध्ययन। और यहां से आपका पहला चैप्टर शुरू होगा, यहां से आपका पहला चैप्टर शुरू होगा जिसे कहेंगे हम मैटर, जिसे कहेंगे मैटर। ध्यान से सुनो, तुम इधर कमेंट लिखने में ध्यान दे रहे हो, मैं आपको पढ़ाने में ध्यान दे रहा हूं बच्चों। यहां से मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया विज्ञान क्या होता है, यहां से आगे चले विज्ञान का वर्गीकरण बांटा, विज्ञान को बांटने के बाद केमिस्ट्री शब्द ले लिया, कहां से आया, इसके बाद देखा कि या रसायनों का अध्ययन, ऐसे लिख लीजिए। चलो चैप्टर नंबर 1 पर आते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 1। अब लेते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसे पदार्थ कहते हैं, जिसे पदार्थ या मैटर शब्द होगा। तो सवाल होगा कि ये मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है? दोस्तों कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज, अच्छा ठीक है एक बार लिखिए, ये लिखिए, कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन जो जीवधार से प्राप्त होता है, तो क्या कहेंगे? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो क्या कहा? स्टडी ऑफ, बच्चों सुनो, स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म या लिविंग लाइफ, लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल प्रोटीन, फैट, वसा इत्यादि। और अन्य सभी स्टडी ऑफ अदर सब्सटेंसेज, स्टडी ऑफ अदर सब्सटेंसेज जैसे मेटल, मिनरल इत्यादि। ये हुआ बच्चे, कोई कह रहा था ना इसको अंग्रेजी में कर दिया जी। यहां से चलिए, तो हम आगे चलिए सर, चैप्टर पे चले। चैप्टर हमने क्या बताया? चैप्टर पे हम आए तो हमने चैप्टर बताया चैप्टर नंबर पहला, यहां से हमारी पढ़ाई शुरू हुई। अभी तक हमने आपको बेसिक दिया और पढ़ाई शुरू हुई। पढ़ाई में हम पहली चैप्टर पढ़ाए जिसे कहा पदार्थ, और पदार्थ को आपने क्या कहा? मैटर, पदार्थ को आपने कहा मैटर। तो सबसे पहली बात होती है कि मैटर क्या होता है। बच्चों सुनो, जो भी आपके आसपास है, जो भी आपके आसपास है सब कुछ मैटर होता है, आसपास जो भी है सब कुछ मैटर होता है। इसका मतलब क्या है सर? ये घड़ी, ये कैमरा, ये मिट्टी, ये पत्थर, ये पहाड़, ये कपड़ा, ये गाड़ी, ये बाइक, ये सब कुछ पदार्थ है। हाँ सब कुछ पदार्थ है। ये टिक्की, ये समोसा, ये छोला भटूरा, सब कुछ पदार्थ है, सब कुछ पदार्थ है। पदार्थ का मतलब होता है इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज जो द्रव्यमान रखती है, जो द्रव्यमान रखती है और जिसका अपना मास होता है, जिसका अपना मास होता है, उसे ही हम पदार्थ कहते हैं। तो डेफिनेशन लिया, डेफिनेशन लिया, एक बार सुनो बच्चों। हाँ ठीक है, डेफिनेशन लिया। ब्रह्मांड में कुछ भी, ब्रह्मांड में कोई भी चीज, ब्रह्मांड में कोई भी चीज जिसका द्रव्यमान हो, जिसका द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरे, द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती हो, स्थान घेरती हो, पदार्थ कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ अंग्रेजी में? एग्जाम्पल ले लो पहले हिंदी में ही। एग्जाम्पल मिट्टी, जल, वायु, लकड़ी, कुछ भी इस तरह का। तो सर इसकी परिभाषा बनाई, एनीथिंग इन यूनिवर्स, एनीथिंग इन यूनिवर्स विच हैज मास एंड टेक्स अप वॉल्यूम कॉल्ड मैटर, ये पदार्थ कहलाती है। कोई भी चीज
कोई भी चीज जो हमारे आसपास है, कोई भी चीज जो हमारे आसपास है, जो स्थान घेरती है, जो मास होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। अब पहला सवाल बच्चों का आया कि सर मास क्या होता है? मास क्या होता है बच्चों? किसी भी पदार्थ के भीतर कण जो वजूद रखते हैं ना, पार्टिकल जो वजूद रखते हैं, जैसे मार्कर है, इस मार्कर कुछ तो पार्टिकल से मिलकर बना होगा। हाँ बच्चों सुनिए जरा ध्यान से, कोई पार्टिकल जिसका आयतन होता है वह भी पदार्थ है। बिल्कुल जिस चीज का आयतन है उसका मास तो होगा ही होगा। अगर ये मार्कर है, इस मार्कर के बनने के पीछे मॉलिक्यूल है, मार्कर के बनने के पीछे मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर ये मार्कर बना, ये माइक बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना। आप ऐसा मान सकते हैं, आप ऐसा मान सकते हैं कि सर अगर हम एक बूरा का, चीनी का एक लड्डू लें तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना लड्डू एक पदार्थ है और चीनी खुद में एक पदार्थ है। चीनी खुद में पदार्थ है। एयर भी पदार्थ है। एयर दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर मुंह से आप भरोगे, अगर मुंह से आप गुब्बारे में हवा भरोगे तो आपको दिख जाएगा कि गुब्बारे में स्थान घेरा है। और अगर आप फुटबॉल में हवा भरने के बाद फुटबॉल को नापोगे, फुटबॉल को उसका वेट करोगे तो आपको पता लग जाएगा, वेट करोगे तो आपको इसका मास कितना आ गया है। मेरा नाम अमित है भाई, मेरा नाम अमित है, ठीक है, समझिए ध्यान से समझिए ध्यान से। तो मैंने कहा एक व्यक्ति मैटर है, हम भी मैटर हैं, आसपास जितनी भी सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं वो सारी चीजें मैटर होती हैं, वो सारी चीजें मैटर होती हैं। बात ठीक है? वंशिका जी ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो पदार्थ क्या होता है? ब्रह्मांड में कोई भी चीज जिसका द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। मिट्टी हो, जल हो, वायु हो, लकड़ी हो। एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के लिए सर सोइल, वोटर, सोइल कहें, वोटर कहें, एयर कहें, वुड कहें, सब कुछ पदार्थ है। केमिस्ट्री की भाषा में सब कुछ पदार्थ है, ठीक है। कल हम ये देखेंगे कि भाई पदार्थ के बीच में जो मॉलिक्यूल होता है, पदार्थ के बीच में जो मॉलिक्यूल होता है, उन मॉलिक्यूल के क्या गुण होते हैं। तो कल हम लोग देखेंगे। यहां से आगे सुनो, हम कल का टॉपिक आपको बता रहे हैं। कल का टॉपिक समझिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थों के भौतिक गुण, पदार्थों के भौतिक गुण, भौतिक गुण, ये कल हम लोग पढ़ेंगे। एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं, सुनिए। हम लोग यहां से आए थे, हमने बताया कि हम लोग ये सिलेबस पढ़ने वाले हैं, तो ये जो मैटर है हमने आज की क्लास में शुरू किया। हमने कहा विज्ञान क्या होता है। कोई भी प्रभास पाटन शिलालेख से किसकी जानकारी मिलती है भैया? प्रभास पाटन से मिलती है सोमनाथ मंदिर की, ठीक है, किसकी? सोमनाथ मंदिर की जानकारी मिलती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया बताएंगे? कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं सुजाय पॉल। कौन है सुजाय पॉल? है भैया। किस विभाग ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के माध्यम से अपनी पहली ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर किया है बताएंगे? पहला अपना ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर किया है बताएंगे? हाँ जी, कौन है भैया? भारत पोस्ट ने किया था। किसने किया था? भारत पोस्ट ने किया था। वैज्ञानिकों ने 5200 साल पुरानी नाव की खोज कहां पर करी है बताएंगे? वैज्ञानिकों ने 5200 साल पुरानी नाव की खोज कहां पर करी है बताओ? आप कहेंगे ये करी है मेंडोटा झील में। कहां पर? मेंडोटा झील। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मेंडोटा झील आपकी, ठीक है। अगला देखो, सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लेगा बताएंगे? कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लेगा इसमें बताओ? कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लेगा इसमें? आप कहेंगे भैया ये लेगा INS सागरध्वनि, ठीक है। मतलब बताओ, भारत देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करी गई है, सही कथन आपको बताना है बताएंगे? वंदे भारत के बारे में आपको सही कथन बताना है। क्या होगा वंदे भारत के बारे में सही कथन? बताओ फटाफट से बताओ। बहुत बढ़िया। कहां से शुरू करी गई बताओ जल्दी से? वंदे भारत कहां से शुरू करी गई? हाँ, कहां से? इसे पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से लॉन्च किया। कहां से? मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से को शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैटामरन का उद्घाटन किया है, सही कथन आपको बताना है बताएंगे? आप कहेंगे ये क्या है भैया? इसको किसने बनाया है कैटामरन को? ये भैया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। इसे किसने बनाया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा क्या किया गया है? निर्मित किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन किया है, सही कथन आपको बताना है बताएंगे? काजीरंगा कॉरिडोर एलिवेटेड रोड का किया है और आपको इसके बारे में सही कथन बताना है, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया इस परियोजना की जो लागत है ना वो कितनी है भैया? परियोजना की लागत है भैया 6950 करोड़। कितनी है? 6950 करोड़ की लागत है। अच्छा, यहाँ पर बात है 50 किलोमीटर नहीं, कितने मीटर है? ये 86 किलोमीटर, ठीक है, 86 किलोमीटर है। मारुति सुजुकी अपना नया वाहन निर्माण संयंत्र कहां पर स्थापित करेगी? यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें, कहां पर स्थापित करेगी? कौन? आप कहेंगे ये करेगी मारुति सुजुकी, ठीक है। कौन करेगी? मारुति सुजुकी करेगी, ठीक है। कौन करेगी? मारुति सुजुकी करेगी, ठीक है। ये करेगी गुजरात में। कहां पर? गुजरात में, ठीक है। कहां पर करेगी? गुजरात में। कोटक महिंद्रा बैंक का पूर्णकालिक निदेशक किसे नियुक्त किया गया बताएंगे? कोटक महिंद्रा बैंक का पूर्णकालिक निदेशक किसे नियुक्त किया गया बताएंगे? ये बने अनूप कुमार साहब ने। कौन बने? अनूप कुमार साहब ने। इस बैंक ने केंद्रीकृत रसीद एवं प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है बताएंगे? किस बैंक ने करी है? ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी यानी खुले में समुद्र मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया है बताएंगे? ये इन्होंने किया है कहां पर? अंडमान एंड निकोबार में। कहां पर? अंडमान एंड निकोबार में। किस देश ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने की भैया घोषणा करी है बताएंगे? किस देश ने भारत को पैक्स सिलिका में भैया शामिल करने की घोषणा करी है? ये करी है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला बताओ, किस नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहती हुई नदी के रूप में मान्यता मिली है? ऐसी कौन सी नदी है जिसको दुनिया की भैया क्या सबसे भैया पुरानी बहती हुई नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो नदी कौन सी भैया? ये आपकी कौन सी? फिंके नदी। कौन सी? फिंके नदी, ठीक है। गंगा सागर मेला 2026 कहां पर आयोजित किया गया बताएंगे? गंगा सागर मेला कहां पर आयोजित किया गया? तो गंगा सागर मेला कहां पर लगता है? वेस्ट बंगाल में लगता है। कहां पर? वेस्ट बंगाल। अगला देखो, आर्यन वार्ष्णेय है ना, आर्यन वार्ष्णेय भारत के कौन से नंबर के शतरंज ग्रैंडमास्टर बने? कौन? आर्यन वार्ष्णेय। आर्यन वार्ष्णेय की बात करेंगे तो ये 92वें नंबर के किसके हैं? 92 नंबर के आर्यन वार्ष्णेय। स्पुतनिक गुस्टोर जो आपका महोत्सव है ये कहां पर मनाया गया? तो स्पुतनिक गुस्टोर आपका लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में मनाएगा आपका स्पुतनिक गुस्टोर, ठीक है। अगला बताओ, आमे पढ़िबा आमा भासरे योजना को किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है उड़ीसा ने। किसने शुरू किया? उड़ीसा ने शुरू किया, ठीक है। एशियाई मुक्केबाजी परिषद में सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? एशियाई मुक्केबाजी में तो ये बने आपके विजेंद्र सिंह बने हैं, विजेंद्र सिंह बने हैं। भारत का पहला फुल स्टैक सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा बताइए? कहां पर? आप कहेंगे तमिलनाडु। कहां पर? तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये तो थे भैया आपके क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन हमने आपको बताया। बताओ अब आप कहोगे कि भैया 20 में कितना आपका स्कोर हुआ कल के डिवीजन में? जल्दी जल्दी से बता दो भैया बताइए। 20 में आपके कितने नंबर आए हैं आज बताएंगे? 20 में कितने नंबर आए हैं आपके बताओ? 20 में कितने नंबर हैं आपके?
ठीक है, देखो मैंने बताया था कि अगर आपको जो है रेलवे की प्रैक्टिस मेरे साथ करनी है, या अगर मैं कहूँ करंट अफेयर्स के साथ में आपको क्या करना है, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है, तो दोपहर 2 बजे, ठीक है, दोपहर 2 बजे होता है, ठीक है, दोपहर कब होता है, दोपहर 2 बजे, ठीक है, दोपहर 2 बजे होता है आपका रेलवे वाले चैनल पर। कहाँ पर होता है? रेलवे वाले चैनल पर एक प्रैक्टिस सेट होता है मेरा, ठीक है, तो उसे आप लिया करिए अगर आपका मन हो। जो साथी लेते होंगे पूछना उनसे कितना बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होता है, ठीक है। तो ओके, बाकी होमगार्ड के लिए ये शाम को एक क्लास चलती है 8 बजे, ठीक है, अभी उस क्लास में मतलब बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं कल से, है ना। हाँ जी, चल क्वेश्चन नंबर पहला है, लोकपाल स्थापना दिवस 2026 कब मनाएंगे बताइए। लोकपाल स्थापना दिवस 2026 कब मनाएंगे बताइए। लोकपाल स्थापना दिवस 2026 कब मनाएंगे बताइए। बताएंगे भैया कब मनाएगा लोकपाल स्थापना दिवस। लोकपाल स्थापना दिवस 2026 में बताएंगे दोस्त। आप कहेंगे 16 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है, 16 जनवरी को। देखो बात करेंगे हर साल लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 16 जनवरी को मनाते हैं। 16 जनवरी 2014 को लोकपाल एवं चलो है ना, 16 जनवरी 2014 को लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 3 के लागू होने के साथ भारत में लोकपाल की स्थापना हुई, ठीक है भैया। लोकपाल है ना, क्या होता है लोक मतलब क्या होता है बताओ। लोक मतलब होता है, लोकपाल मतलब क्या होता है भैया, है ना, रक्षा करना, है ना, लोगों की रक्षा करना, ठीक है। हाँ जी, लोकपाल क्लियर है। तो भारत के लोकपाल कौन है, भारत के लोकपाल कौन है बताएंगे फटाफट से। भारत के, ठीक है, लोक मतलब लोग, पाल मतलब लोगों की, है ना। तो इसके भी भ्रष्टाचार वगैरह है ना, इनकी निकायों की जांच करने के लिए तो ये एम खानविलकर है, एम खानविलकर है, ठीक है, खानविलकर है। इनको बोलते हैं अजय माणिक राव, है ना, अजय माणिक खानविलकर, है ना। अजय माणिक राव खानविलकर कौन है? अजय माणिक राव खानविलकर, ठीक है भैया, अजय माणिक राव खानविलकर का नाम है। चलो देखो भाई, महात्मा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया बताएंगे। एक पुस्तक है जिसका नाम है महात्मा, इसका विमोचन किसने किया? महात्मा नामक पुस्तक का विमोचन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कहां गए है यहाँ पर, अच्छा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी पुस्तक है? महात्मा। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। देखो भैया, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित पहले नमो बुक फेस्ट में भैया जन वी बनो और महात्मा शीर्षक से 2 नई किताबें जारी करी, ठीक है, जन वी बनो और एक भैया कौन सी, महात्मा। इस 2 शीर्षक से भैया इन्होंने 2 पुस्तकें जारी करी है। किसने? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये काम किया है, ठीक है। बिल्कुल भैया, मेरी क्लास का इंतजार रहता है तो आप भैया क्या किया करिए, हम आपको जनरल अवेयरनेस की भी प्रैक्टिस कराते हैं, रेलवे वाले चैनल पर कराते हैं। 2 बजे से क्लास होती है, लाइव नहीं तो बाद में देख लिया करो, ठीक है। शाम को यूपी होमगार्ड की प्रैक्टिस होती है भाई, यूपी होमगार्ड वालों को सुबह की क्लास तो लेनी ही लेनी है। क्यों? क्योंकि अभी भैया आपका कोई तो इसको वो शाम को तो प्रैक्टिस की होती है ना, फटाफट 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 है ना, रिवाइज करते हुए चले जाओ, ठीक है, रिवीजन के लिए। अगला, हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात नोकेन कहां पर आया बताएंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात नोकेन आया अभी देखो, एक चक्रवात मोन्था आया था। चक्रवात मोन्था का नाम किसने रखा था बताओ। चक्रवात मोन्था का नाम, चक्रवात मोन्था का नाम किसने रखा था बताएंगे। चक्रवात मोन्था का नाम किसने रखा था? तो आपने चक्रवात मोन्था का नाम रखा गया था थाईलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा, ठीक है। मोन्था का अर्थ क्या होता है? सुगंधित फूल होता है, ठीक है। क्या होता है? सुगंधित फूल होता है। हम आपसे पूछे चक्रवात नोकेन कहां पर आया बताइए। चक्रवात नोकेन कहां पर आया भैया? चक्रवात नोकेन आया है फिलीपींस में, ठीक है। फिलीपींस की जो राजधानी है भैया क्या है बताओ। फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी है क्या? मनीला है भैया। क्या है? मनीला है फिलीपींस की राजधानी, ठीक है। मनीला में हेडक्वार्टर है किसका? आप कहेंगे एडीबी का, है ना, एडीबी का हेडक्वार्टर। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर है भैया। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है आपका मनीला में, ठीक है, मनीला में। देखो भाई आगे चलेंगे तो उष्णकटिबंधीय तूफान नोकेन, जिसे स्थानीय एडा के रूप में जाना जाता है, किसे स्थानीय एडा के नाम में जाना जाता है, वर्तमान में फिलीपींस में भैया, ठीक है, दक्षिणी लुजान के पूर्वी तट को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। यह तूफान फिलीपीनी सागर में धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा है और अल्बे प्रांत में मयान ज्वालामुखी के आसपास विशेष रूप से भारी से बहुत बारिश लाने की उम्मीद है, ठीक है। इससे क्या होगा? बहुत सारी बारिश होगी, है ना, आपको पता है, ठीक है। चलो तो ये कहां पर आया? फिलीपींस में आया है तूफान नोकेन की बात करें। भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान का 5G उपयोगकर्ता देश बन गया? मतलब भारत जो है 5G उपयोगकर्ता में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? भारत 5G के उपयोगकर्ता में ये पहुंच गया है दूसरे स्थान पर। किस पर पहुंच गया है? दूसरे स्थान पर भारत पहुंच गया है। इसमें 5G के प्रयोग में, है ना, इसमें 5G के प्रयोग की मैं बात कर रहा हूं। देखो भैया, केंद्रीय संचार मंत्री यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ता देश बन गया है। 5G उपयोगकर्ता के मामले में चीन पहले स्थान पर है। कौन है? चाइना पहले स्थान पर है। और भारत में 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 400 मिलियन, ठीक है, 400 मिलियन, है ना, 400 मिलियन से अधिक हो चुकी है। वर्तमान में देश की भैया 85% जनसंख्या 5G सेवाओं के कवरेज करती है। सीधी बात है भैया, क्या कर रहा है भाई, हम सब क्या करते हैं, एक थोड़ी भी देर अगर 4G चलने लगता है तो क्या कहते हैं, अरे यार 4G चल रहा है ना, 5G की आदत पड़ चुकी है, स्पीड की, है ना। तो आप कहेंगे भैया इसलिए दोस्त बता रहा ये क्वेश्चन 4 दिन बाद क्यों लाए? अरे भाई साहब क्या बताऊं तुम्हें। चल भैया क्या है? ट्रांसीवर स्टेशनों की स्थापना करी है। ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शन में भैया 42.9% की वृद्धि हुई है। मार्च 2014 में ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन की संख्या 37.70 करोड़ थी, जो सितंबर 2025 में 53.98 करोड़ हो चुकी है, ठीक है भैया, ये हो चुकी है। ओके चलो आगे देखो भाई, अगला पूछा चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से? कौन सी भैया? कोंडा रेड्डी। कोंडा रेड्डी भैया का संबंध किस राज्य से? कोंडा रेड्डी आपने मूवी वगैरह देखी हो, कोंडा रेड्डी, तो ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अच्छा आंध्र प्रदेश के बारे में बात करूं तो आप बताओ भैया, अंधा बाबू, है ना, क्या भैया प्यार में लोग क्या हो जाते हैं? अंधे हो जाते हैं। देखो अंधे बाबू को किसी की नजर ना लगे, कौन हो जाएंगे? चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सीएम चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू। और अंधा बाबू को किसकी, है ना, प्यार में लोग क्या हो जाते हैं? अंधे हो जाते हैं। तो अंधे बाबू को किसी की नजर ना लगे तो कौन है भैया? सैयद अब्दुल नजीर है भैया। कौन है? सैयद अब्दुल नजीर है आपके, क्या है? अब्दुल नजीर है आपके। ये तो हो गया आपके सीएम गवर्नर। अच्छा चंद्रबाबू नायडू के बारे में बात करते हैं एडीआर के अनुसार, ठीक है, एडीआर के अनुसार, ठीक है, एडीआर क्या है? एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार सबसे अमीर मुख्यमंत्री क्या है? सबसे अमीर मुख्यमंत्री है, सबसे क्या है? अमीर मुख्यमंत्री आपके हैं, ठीक है, सबसे अमीर सीएम है आपके, ठीक है। और सबसे गरीब सीएम की मैं बात करूं, सबसे गरीब कौन है भैया? तो सबसे गरीब क्या है भैया? सबसे गरीब का नाम है, किसके नाम आता है? ममता बनर्जी का आता है, ममता बनर्जी का आता है, ठीक है। तो ये बातें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, बार बार रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है भाई, बिल्कुल, ठीक है। चलो सैयद अब्दुल नजीर, कोई दिक्कत? हाँ देखो मैंने कैसे बताया था कि अंधे बाबू को किसी की नजर ना लगे, तो अंधा बाबू और नजर मतलब नजीर ना, ऐसे तो याद करते हो दोस्त, ऐसे तो याद करते हो। हाँ तुमने देखी नहीं देखी मेरी वीडियो सीएम गवर्नर्स की, तो सीएम गवर्नर्स की वीडियो देख लेना एक बार तुम, ठीक है। हाँ जी चलो बात करते हैं इसके बारे में। अगला देखेंगे कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में भैया प्रतिपांडु मंडल स्थित सरलका गांव में शॉर्ट सर्किट से भैया लगी भीषण आग के कारण कोंडा रेड्डी जनजाति में कम से कम 38 फूस के मकान जल गए भैया। किसके? हाँ शॉर्ट सर्किट से क्या हुआ? आग लग गई और इनके भैया 38 फूस के मकान जल गए।
बहुत बड़ी न्यूज भाई चर्चा में भाई कोंडा रेड्डी जनजाति भाई बहुत गलत हुआ, ठीक है। कोंडा रेड्डी जनजाति गोदावरी क्षेत्र में पापीकोंडा पहाड़ी श्रृंखला में भैया निवास करने वाले विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों में एक है, ठीक है। और उनकी मातृभाषा क्या है? उनकी मातृभाषा तेलुगु है भैया, ठीक है। संवेदनशील है भैया, है ना, संवेदनशील जनजाति है। तो इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा भाई। 38 फुट के मकान जलना मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ी चीज होती है ना भैया। होमगार्ड के फुल रिवीजन के लिए शाम को जुड़िए 8 बजे, होमगार्ड फुल रिवीजन के लिए रात 8 बजे टाइम फिक्स कर लो, ठीक है। याद कर लो पूरा टाइम अपने साथ में। अगला, हाल ही में किस भारतीय को गाजा पुनर्निर्माण के लिए, किसके लिए? गाजा पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए नामित किया गया है ना। किस भारतीय को गाजा पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए नामित किया गया है? तो ये भैया अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा है भैया, जिनको गाजा पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड ऑफ पीस में भैया इनको शामिल होने के लिए नामित किया गया। क्या नाम है? अजय बंगा इनका नाम है। देखो भैया, अमेरिका ने हाल ही में बोर्ड ऑफ पीस के संस्थापक कार्यकारी बोर्ड के नियुक्त सदस्यों की भैया सूची जारी करी है। वर्ल्ड बैंक समूह के भारतीय मूल के अध्यक्ष अजय बंगा और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को गाजा पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए नामित किया गया है, ठीक है। इसको अजय बंगा को नामित किया गया है, साथ में यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो उनको भी नामित किया गया है। इसमें बोर्ड ऑफ पीस में क्या होगा? इससे गाजा का पुनर्निर्माण होगा, ठीक है। हाँ, मोदी जी को भी निमंत्रण मिला है। अरे वाह, बहुत बेहतरीन यार, गजब के इंसान हो तुम भाई। शामिल सदस्यों की मैं बात करूं तो पश्चिम एशिया के लिए अमेरिकी विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ हैं, जेरेड कुशर हैं, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर हैं, निजी इक्विटी फर्म अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ मार्क रोवन हैं, अमेरिकी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ग्रेबियल। आप समझो, आपको तो भैया हम इतना याद करना नहीं याद रखना, बस तुम पढ़ लो, इसको नहीं याद रखना है, इसको नहीं याद रखना है, ठीक है। इस बोर्ड का गठन भैया संघर्ष को समाप्त करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापक योजना के तहत किया गया। सुरक्षा और आतंकवाद मुक्त वातावरण स्थापित करने के लिए मेजर जनरल जेफर्स को इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन के लिए कमांडर नियुक्त किया गया, ठीक है। तो इन शॉर्ट में आपसे पूछेगा कि बताओ अजय बंगा को किसमें शामिल होने के नामित किया गया है? तो अजय बंगा को भैया शामिल किया गया बोर्ड ऑफ पीस, जो क्या करेगा भैया? गाजा का पुनर्निर्माण होगा। आपने भी देखा होगा गाजा, इजराइल, फिलिस्तीन, मतलब कितने युद्ध हुए ना। और भैया तो तुम सोचो क्या हो गया होगा, तबाह हो चुका। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, ठीक है। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, मतलब तबाह हो गए पर आए हैं, ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति का नाम है? राष्ट्रपति का नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, बताएंगे। ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, कहां के हैं बताएंगे। तो ये है भैया कहां के? संयुक्त अरब अमीरात के। कहां के? संयुक्त अरब अमीरात के। मुसेवेनी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? क्या नाम है इनका? नाम बताओ एक बार फटाफट से। योवेरी मुसेवेनी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं दोस्त? बताएंगे कहां के हैं? बहुत बढ़िया आंसर किया है। कहां के हैं? युगांडा के हैं भैया, ठीक है। युगांडा के हैं भैया, ठीक है। युगांडा, देखो भैया, युगांडा के राष्ट्रपति हैं योवेरी मुसेवेनी। क्या है? कंपाला है। कहते नहीं तुम बहुत कंकाला हो, है ना, तो आदमी कैसा होगा? आदमी युगांडा के जैसा होगा। तो अब आदमी युगांडा के जैसा है तो भैया कंपाला इसकी राजधानी है ना। युगांडा कंपाला, ओके। युगांडा कंपाला, बहुत बढ़िया। युगांडा की क्या है? कंपाला है दोस्त। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन। भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच भैया क्या दोस्ती अभ्यास, कौन सा दोस्ती, इसको आयोजित किया जा रहा है? सही कथन आपको चुनना है। पहला है कि यह अभ्यास 3 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इसका 14वें संस्करण का आयोजन कोलंबो में किया जा रहा है। इसके 17वें संस्करण का आयोजन माले में किया जा रहा है। बताएंगे दोस्ती की बात कर रहे हैं। दोस्ती देखो, दोस्ती 16 तो पिछली बार ही हो गया था, है ना। अभी कौन सा होगा भैया? दोस्ती 17 होगा भैया, ठीक है। कौन सा? दोस्ती 17 होगा। तो इसके 17वें संस्करण का आयोजन माले, है ना। माले क्या है भैया? माले है, बताओ माले क्या है? यहां पर जो माले लिखा हुआ है ये क्या है? माले क्या है भाई? माले जो है वो मालदीव, है ना, क्या है भैया? कैपिटल है भैया, मालदीव की कैपिटल है माले। क्लियर है? मालदीव की कैपिटल है माले। ए समूरतन, लड़ाई क्या कर रहे हो? लड़ाई मत करो, चुपचाप बैठो जाओ। किसको, ठीक है। हाँ तुम नीली टी शर्ट सही से बैठो, लड़ाई मत करो क्लास में, बहुत मारे जाओगे, ठीक है। चुपचाप पढ़ो। देखो 17 जनवरी को भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच भैया कैसा द्विवार्षिक है। देखो यहाँ पर अगर कहीं पर लिखे आपको कि देखो ना तो भैया ये क्या है हर वर्ष आयोजित किया जाता है, और ना ही भैया ये 3 भैया ये आपका दोस्त, ठीक है। इसकी किसकी मतलब मालदीव की राजधानी माले, ठीक है भैया। मेरी बात सुनो, मेरी बात। इंस्टाग्राम पे क्या था, कल मेरी पास क्लासेस बहुत ज्यादा थी, और आज मैं जिनके भी इंस्टाग्राम पर मैसेज है मैं उनके रिप्लाई की पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं करूंगा रिप्लाई, ठीक है। एक ही काम नहीं होता है बाबू, पढ़ाई तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आज करेंगे दोस्त, ठीक है, आज करेंगे दोस्त, ठीक है। हाँ चलो, इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 1991 में। भारत और मालदीव के तटरक्षक, पहले भारत और मालदीव के तटरक्षक बलों के बीच हुई थी। श्रीलंका पहली बार इसमें 2012 में शामिल हो गया था, ठीक है। यानी शुरुआत इसकी हुई थी 1991 से, ठीक है। तब किसके साथ हुई? भारत और मालदीव के भैया, ठीक है। भारत और मालदीव दोस्त, ठीक है। अभी श्रीलंका शामिल हुआ 2012 में, ठीक है। इसमें आपका दोस्ती अभ्यास में, ठीक है, दोस्ती। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसका सही कथन चुनना है, ठीक है। बताइए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भैया बैठक चल रही है, ठीक है। मीटिंग चल रही, कौन सी भैया? 56 एनुअल मीटिंग है। क्या है? एनुअल मीटिंग है। और मैंने आपको जब भी पढ़ाया हो तब भी मैंने कहा था इसका आयोजन हमेशा कहां पर होता है? हमेशा दावोस में होता है। ये बातें मैंने तुम्हें बताई थी, अगर तुम्हें याद हो। याद नहीं याद हो तो भैया हटा दो इसको। पेरिस तो बिल्कुल ही हटा दो, न्यूयॉर्क हटा दो भैया, ऑस्ट्रेलिया हटा दो। मैंने कहा था जब आप क्या देखोगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भैया 56वां वार्षिक सम्मेलन, तो ये भैया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहां पर होता है? ये दावोस में ही होता है। कहां पर होता है? ये भैया दावोस में ही होता है। अच्छा दावोस कहां पर है? दावोस है भैया स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड दावोस, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में की जा रही है। कहां पर? स्विट्जरलैंड के दावोस में। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। देखो भाई, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं बैठक 19 से 23 जनवरी तक, किससे भैया? 19 से 23 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर्स में आयोजित किया जा रहा है। थीम क्या है? थीम है संवाद की भावना। क्या है थीम? क्या है? संवाद की भावना है। इस सम्मेलन में 100 से अधिक भारतीय सीईओ और सरकारी प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहा है भैया। क्या ले रहा है? भाग ले रहा है दोस्त। क्लियर है दोस्त? हाँ जी भैया, भारत भाग ले रहा है। ओके चलो आगे देखो। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और झारखंड के मुख्यमंत्री निवेशकों के लिए अपने अपने राज्यों में व्यवसाय की संभावना का प्रदर्शन करेंगे। वहीं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और तेलंगाना सहित विभिन्न राज्य सरकारों के पवेलियन भी वहां पर मौजूद हैं भैया, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भैया कौन सी बैठक? 56वीं बैठक है, 19 से 23 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दावोस में भैया हो रही है। क्लियर है? हाँ जी भैया, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर, ठीक है। अगला, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7.3% किया है। सही कथन आपको चुनना है, बताएंगे। सही कथन आपको चुनना है भैया, सही कथन आपको चुनना है दोस्त, सही कथन बताना है आपको। क्या है भैया? सही कथन आपको चुनना है, बताओ सही कथन क्या होगा? सही कथन बताएंगे भैया। तो आप कहेंगे भैया सही कथन ये है इसका कि आईएमएफ ने 0.7% अंक की बढ़ोतरी की। क्या की? आईएमएफ ने 0.7% की क्या करी है भैया? अंक की बढ़ोतरी की है भैया। किसने करी है? आप कहेंगे आईएमएफ ने करी है, ठीक है। आईएमएफ बेटा पीडीएफ के बारे में बाद में बताएंगे, इसलिए उसके लिए बाद में ही मिलना, ठीक है। अभी पढ़ाई करो। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 0.7 अंक
बढ़ाकर कितना कर दिया है 7.3 कर दिया है। ठीक है, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक गति 6.4 का अनुमान है। कारण अपेक्षा से बेहतर कॉर्पोरेट लाभ और मजबूती आर्थिक गति। विशेष रूप से 2025 की चौथी तिमाही में आईएमएफ की रिपोर्ट विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में कहा गया कि वैश्विक वृद्धि स्थिर रहने की संभावना है। ठीक है, तो आईएमएफ ने कितना किया 0.7% अंक की क्या करी है, बढ़ोतरी करी है। ठीक है, कितनी करी है 0.7% अंक की बढ़ोतरी करी आईएमएफ ने। ठीक है, आईएमएफ किस देश के उप प्रधानमंत्री भैया नाम क्या है, रादोस्लाव सिकोरस्की, भारत के दौरे पर आए हैं। बताइए किस देश के उप प्रधानमंत्री नाम है रादोस्लाव सिकोरस्की, भारत के दौरे पर आए हैं। बताइए कहां के हैं भैया, ये कहां के हैं दोस्त? ये क्वेश्चन तो ऊपर से जा रहा है बेटा, पढ़ाई करोगे तो ऊपर से कुछ भी नहीं जाएगा, सारा ध्यान कमेंट में रखोगे। ठीक है, तो कमेंट में रखोगे तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल स्थिर हो जाना चाहिए। कमेंट का क्या ही मतलब है, फोन को ऐसे कर लो, कान में लीड लगा लो,